आज हम स्टीवन वाइनबर्ग के शोहराए आफाक काम द फर्स्ट 3 मिनट्स का जायजा लेंगे। कायनात की पैदाइश का सुराग लगाने की एक साइंटिफिक कोशिश। ये हमारे 8 हिस्सों पर मुश्तमिल कायनाती सफ़र का पहला हिस्सा है। चलें तो इस गुफ्तगू का आगाज़ एक बहुत ही अजीब और गहरे सवाल से करते हैं। अच्छा, सवाल यह है कि अगर ये कहा जाए कि तमाम तारीख सिर्फ 3 मिनट में लिखी जा सकती है, तो हमें ये तो बहुत अजीब बात लगती है, यानी नामुमकिन सी। बिल्कुल, सुनने में तो नामुमकिन ही लगता है, लेकिन नोबेल इनाम याफ्ता फिजिक्सदान स्टीवन वाइनबर्ग अपनी किताब में बिल्कुल यही करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो वो कायनात की पूरी तारीख को सिर्फ 3 मिनट में समेट देते हैं। पूरी तारीख को नहीं, बल्कि इसकी सबसे अहम तारीख को उसके पहले 3 मिनट में। और जो बात इस किताब को खास बनाती है मेरे ख्याल में, वो उसका अंदाज है। वाइनबर्ग ने ये किताब दूसरे फिजिक्स के माहिरीन के लिए नहीं लिखी। सही, वो खुद कहते हैं कि उन्होंने एक ज़हीन वकील को जहन में रखकर लिखा है। एक वकील को? ये तो दिलचस्प बात है। जी, ऐसा वकील जो फिजिक्स की ज़बान तो नहीं जानता, लेकिन कोई भी फैसला करने से पहले ठोस दलाइल और सबूत देखना चाहता है। यानी वो किसी पर मेहरबानी नहीं कर रहे, बल्कि सिर्फ पेचीदा ख्यालात को काबिल फ़हम बना रहे हैं। बिल्कुल। तो आइए इसी वकील की तरह हम भी इस केस को खोलते हैं। इंसान हमेशा से ये जानना चाहता है कि शुरुआत कैसे हुई। ये तो इंसान की फितरत में है। वाइनबर्ग इसकी मिसाल एक कदीम नॉट सी देवामाला से देते हैं, जिसमें कायनात का आगाज एक देव यमीर और एक गाय औधुमला से होता है। जी, और इन कहानियों में खास बात है, ये जितने सवालों के जवाब देती हैं, उससे कहीं ज्यादा नए सवाल खड़े कर देती हैं। अच्छा, किस तरह? देखें, अगर कायनात देव यमीर से बनी, तो सवाल उठता है कि यमीर कहाँ से आया। सही। जवाब मिलता है कि वो गाय औधुमला का दूध पीकर जिंदा रहा। फिर सवाल आता है कि गाय कहाँ से आई, और फिर गाय का भी कोई जरिया होगा। बिल्कुल, कहा जाता है कि वो एक नमकीन चट्टान चाटकर जिंदा रही, तो फिर वो चट्टान कहाँ से आई। यानी हर जवाब एक नई पेचीदगी पैदा करता जाता है। तो ये एक कभी न खत्म होने वाला सिलसिला है। फिर जदीद साइंस का तरीका इससे मुख्तलिफ कैसे है? साइंस महज एक कहानी सुनाने के बजाय एक मॉडल पेश करती है। ऐसा मॉडल जिसे हम मुशाहिदात और सबूत की रोशनी में परख सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। जी, ये मॉडल कोई हतमी सच्चाई का दावा नहीं करता, लेकिन ये कहता है कि अब तक के हमारे बेहतरीन इल्म के मुताबिक कायनात ऐसे काम करती है। और वो मॉडल बिग बैंग थ्योरी कहलाता है ना? हालांकि वैसे ये नाम ही शायद सबसे बड़ी गलतफहमी की जड़ है। आपने बिल्कुल सही निशानदेही की, ये सबसे आम गलतफहमी है। जब मैं बिग बैंग सुनता हूं तो जहन में एक बहुत बड़ा धमाका आता है, जैसे कोई बॉम्ब किसी खाली जगह के बीच में फटा हो, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिग बैंग खला में होने वाला कोई धमाका नहीं था, बल्कि ये खुद खला का फैलाव था। खला का फैलाव? जी, ये ऐसा धमाका था जो किसी एक मरकज से शुरू नहीं हुआ, बल्कि हर जगह बैक वक्त हुआ। इसने शुरू से ही तमाम खला को भर दिया और हर जर्रा दूसरे जर्रे से दूर भागने लगा। एक मिनट, हर जगह बैक वक्त, ये समझना थोड़ा मुश्किल है। उसका क्या मतलब है? इसे यूं सोचें कि एक गुब्बारे की सतह पर बहुत से नुक्ते हैं। जब गुब्बारे में हवा भरी जाती है तो हर नुक्ता दूसरे नुक्ते से दूर होता जाता है, ठीक है? लेकिन कोई एक मरकज नहीं होता जहां से धमाका शुरू हुआ हो। फैलाव खुद गुब्बारे की सतह पर हर जगह हो रहा है। कायनात का फैलाव भी कुछ ऐसा ही था, बस ये 3 जहतों में था। तो ये धमाका कहीं दूर नहीं हुआ, ये यहां भी हुआ जहां हम अभी मौजूद हैं। बिल्कुल यहीं हुआ। ये वजाहत बहुत मददगार है। तो आइए इस फैलाव के बिल्कुल इब्तिदाई लम्हात में चलते हैं। वाइनबर्ग हमें वक्त में कहाँ लेकर जाते हैं? वो हमें वक्त में बहुत पीछे लेकर जाते हैं, बिग बैंग के बाद पहले सेकंड के 100वें हिस्से पर। पहले सेकंड का 100वां हिस्सा? जी, ये वो लम्हा है जहां से हमारी फिजिक्स के कवानीन काबिले एतमाद तरीके से काम करना शुरू करते हैं। और उस वक्त कायनात कैसी थी? नाकाबिले तसव्वुर हद तक गर्म और कसीफ। उस वक्त कायनात का दर्जा हरारत तकरीबन 1 खरब यानी 100 अरब डिग्री सेंटीग्रेड था। 100 अरब डिग्री! मैं तो इस अंदाजे का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इसका मुकाबला किस चीज़ से किया जा सकता है? हम देखें, सूरज के मरकज़ का दर्जा हरारत तकरीबन 2.5 करोड़ डिग्री होता है। 2.5 करोड़! तो ये उससे भी हज़ारों गुना ज़्यादा गर्म था। इतनी शिद्दत वाली गर्मी में कुछ भी ठोस हालत में नहीं रह सकता था, न मौलिक। आज हम स्टीवन वाइनबर्ग के शोहराए आफाक काम द फर्स्ट 3 मिनट्स का जायजा लेंगे। कायनात की पैदाइश का सुराग लगाने की एक साइंटिफिक कोशिश। ये हमारे 8 हिस्सों पर मुश्तमिल कायनाती सफ़र का पहला हिस्सा है। चलें तो इस गुफ्तगू का आगाज़ एक बहुत ही अजीब और गहरे सवाल से करते हैं। अच्छा, सवाल यह है कि अगर ये कहा जाए कि तमाम तारीख सिर्फ 3 मिनट में लिखी जा सकती है, तो हमें ये तो बहुत अजीब बात लगती है, यानी नामुमकिन सी। बिल्कुल, सुनने में तो नामुमकिन ही लगता है, लेकिन नोबेल इनाम याफ्ता फिजिक्सदान स्टीवन वाइनबर्ग अपनी किताब में बिल्कुल यही करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो वो कायनात की पूरी तारीख को सिर्फ 3 मिनट में समेट देते हैं।
पूरी तारीख को नहीं, बल्कि इसकी सबसे अहम तारीख को, उसके पहले 3 मिनट में। और जो बात इस किताब को खास बनाती है मेरे ख्याल में, वो उसका अंदाज है। वाइनबर्ग ने ये किताब दूसरे फिजिक्स के माहिरीन के लिए नहीं लिखी। सही, वो खुद कहते हैं कि उन्होंने एक ज़हीन वकील को जहन में रखकर लिखा है। एक वकील को? ये तो दिलचस्प बात है। जी, ऐसा वकील जो फिजिक्स की ज़बान तो नहीं जानता, लेकिन कोई भी फैसला करने से पहले ठोस दलाइल और सबूत देखना चाहता है। यानी वो किसी पर मेहरबानी नहीं कर रहे, बल्कि सिर्फ पेचीदा ख्यालात को काबिल फ़हम बना रहे हैं। बिल्कुल। तो आइए इसी वकील की तरह हम भी इस केस को खोलते हैं। इंसान हमेशा से ये जानना चाहता है कि शुरुआत कैसे हुई। ये तो इंसान की फितरत में है। वाइनबर्ग इसकी मिसाल एक कदीम नॉर्थ सी देवामाला से देते हैं, जिसमें कायनात का आगाज एक देव यमीर और एक गाय औधुमला से होता है। जी, और इन कहानियों में खास बात है, ये जितने सवालों के जवाब देती हैं, उससे कहीं ज्यादा नए सवाल खड़े कर देती हैं। अच्छा, किस तरह? देखें, अगर कायनात देव यमीर से बनी तो सवाल उठता है कि यमीर कहाँ से आया। सही। जवाब मिलता है कि वो गाय औधुमला का दूध पीकर जिंदा रहा। फिर सवाल आता है कि गाय कहाँ से आई, और फिर गाय का भी कोई जरिया होगा। बिल्कुल, कहा जाता है कि वो एक नमकीन चट्टान चाटकर जिंदा रही, तो फिर वो चट्टान कहाँ से आई। यानी हर जवाब एक नई पेचीदगी पैदा करता जाता है। तो ये एक कभी न खत्म होने वाला सिलसिला है। फिर जदीद साइंस का तरीका इससे मुख्तलिफ कैसे है? साइंस महज एक कहानी सुनाने के बजाय एक मॉडल पेश करती है। ऐसा मॉडल जिसे हम मुशाहिदात और सबूत की रोशनी में परख सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। जी, ये मॉडल कोई हतमी सच्चाई का दावा नहीं करता, लेकिन ये कहता है कि अब तक के हमारे बेहतरीन इल्म के मुताबिक कायनात ऐसे काम करती है। और वो मॉडल बिग बैंग थ्योरी कहलाता है ना? हालांकि वैसे ये नाम ही शायद सबसे बड़ी गलतफहमी की जड़ है। आपने बिल्कुल सही निशानदेही की, ये सबसे आम गलतफहमी है। जब मैं बिग बैंग सुनता हूं तो जहन में एक बहुत बड़ा धमाका आता है, जैसे कोई बॉम्ब किसी खाली जगह के बीच में फटा हो, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिग बैंग खला में होने वाला कोई धमाका नहीं था, बल्कि ये खुद खला का फैलाव था। खला का फैलाव? जी, ये ऐसा धमाका था जो किसी एक मरकज से शुरू नहीं हुआ, बल्कि हर जगह बैक वक्त हुआ। इसने शुरू से ही तमाम खला को भर दिया और हर जर्रा दूसरे जर्रे से दूर भागने लगा। 1 मिनट, हर जगह बैक वक्त, ये समझना थोड़ा मुश्किल है। उसका क्या मतलब है? इसे यूं सोचें कि एक गुब्बारे की सतह पर बहुत से नुक्ते हैं। जब गुब्बारे में हवा भरी जाती है तो हर नुक्ता दूसरे नुक्ते से दूर होता जाता है, ठीक है? लेकिन कोई एक मरकज नहीं होता जहां से धमाका शुरू हुआ हो। फैलाव खुद गुब्बारे की सतह पर हर जगह हो रहा है। कायनात का फैलाव भी कुछ ऐसा ही था, बस ये 3 जहतों में था। तो ये धमाका कहीं दूर नहीं हुआ, ये यहां भी हुआ जहां हम अभी मौजूद हैं। बिल्कुल यहीं हुआ। ये वजाहत बहुत मददगार है। तो आइए इस फैलाव के बिल्कुल इब्तिदाई लम्हात में चलते हैं। वाइनबर्ग हमें वक्त में कहाँ लेकर जाते हैं? वो हमें वक्त में बहुत पीछे लेकर जाते हैं, बिग बैंग के बाद पहले सेकंड के 100वें हिस्से पर। पहले सेकंड का 100वां हिस्सा? जी, ये वो लम्हा है जहां से हमारी फिजिक्स के कवानीन काबिले एतमाद तरीके से काम करना शुरू करते हैं। और उस वक्त कायनात कैसी थी? नाकाबिले तसव्वुर हद तक गर्म और कसीफ। उस वक्त कायनात का दर्जा हरारत तकरीबन 1 खरब यानी 100 अरब डिग्री सेंटीग्रेड था। 100 अरब डिग्री! मैं तो इस अंदाजे का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इसका मुकाबला किस चीज़ से किया जा सकता है? हम देखें, सूरज के मरकज़ का दर्जा हरारत तकरीबन 2.5 करोड़ डिग्री होता है। 2.5 करोड़! तो ये उससे भी हज़ारों गुना ज़्यादा गर्म था। इतनी शिद्दत वाली गर्मी में कुछ भी ठोस हालत में नहीं रह सकता था, न मॉलिक्यूल, न एटम, यहाँ तक कि एटम के मरकज़े भी नहीं। जी, यहाँ तक कि एटमी मरकज़े भी नहीं। वो बनते ही शदीद तवानाई से टकराकर टूट जाते थे। तो फिर उस वक्त कायनात में था क्या? अगर माद्दा अपनी जानी पहचानी शक्ल में नहीं था, तो फिर क्या था? कायनात उस वक्त बुनियादी ज़र्रात के एक बेहद गर्म शोरबे या सूप जैसी थी। शोरबा? जी, इसमें हर तरफ तवानाई ही तवानाई थी, जो मुसलसल ज़र्रात में बदल रही थी, और ज़र्रात आपस में टकराकर वापस तवानाई बन रहे थे। तख्लीक और फना का एक मुसलसल रक्स। बिल्कुल। ये जो ज़र्रात का शोरबा है, इसमें कौन कौन से अज्जा थे? इसमें बुनियादी तौर पर 4 किस्म के ज़र्रात थे। एक तो थे इलेक्ट्रॉन, जिन पर मनफी चार्ज होता है, ठीक है, उन्हीं जैसे हैं, बस इन पर मुस्बत चार्ज होता है। एंटी पार्टिकल, यानी माद्दा का जुड़वा भाई, लेकिन मुखालिफ चार्ज के साथ। जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या होता है? बिल्कुल, जब एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन टकराते हैं तो दोनों फना हो जाते हैं। फना होकर क्या बनते हैं? खालिस तवानाई, यानी रोशनी के ज़र्रात या फोटॉन्स। फोटॉन इस शोरबे का तीसरा अहम जुज़ था, और इसका उल्ट भी हो रहा था, यानी तवानाई से इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के जोड़े पैदा हो रहे थे। अच्छा, और चौथे थे न्यूट्रिनो। ये भूत की तरह के ज़र्रात हैं, जिनका न कोई वज़न होता है न चार्ज, और ये हर चीज़ से आसानी से गुजर जाते हैं।
तो कायनात में बस ये 4 ज़र्रात थे जो तवानाई से बन रहे थे और वापस तवानाई में बदल रहे थे। और ये शोरबा कितना गाढ़ा था? वाइनबर्ग लिखते हैं कि उस वक्त कायनात की कसाफत पानी से तकरीबन 4 अरब गुना ज्यादा थी। 4 अरब गुना, यानी एक चम्मच भर मवाद का वजन कई हजार टन के बराबर। जी, तसव्वुर करना भी मुश्किल है, नाकाबिले यकीन। लेकिन यहाँ एक सवाल है, अगर कायनात में सिर्फ यही ज़र्रात थे जो बन और मिट रहे थे, तो आज हम सितारे और घाकशाएं कैसे वजूद में आए? इस शोरबे से मादा कैसे बचा? ये इस कहानी का सबसे अहम और हैरानकुन मोड़ है। उस शोरबे में एक बहुत ही मामूली सी मिलावट भी थी। वो मिलावट थी भारी ज़र्रात की, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। अच्छा, तो ये भी इस शोरबे में मौजूद थे, लेकिन इनका तनासुब क्या था? ये कितनी मिकदार में थे? यही तो सबसे अहम सवाल है। हर 1 अरब प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स या न्यूट्रिनोज के मुकाबले में सिर्फ 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन था। 1 मिनट, 1 अरब के मुकाबले में सिर्फ 1? जी, 1 अरब और 1 का तनासुब। जी, ये बहुत अहम मोड़ था, क्योंकि इस दर्जा हरारत पर इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का फना होना उनके बनने से ज्यादा तेज हो गया। इसका क्या मतलब है? आसान अल्फाज में इसका मतलब ये है कि कायनात अब इतनी ठंडी हो चुकी थी कि तवानाई से इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन के नए जोड़े बनने का अमल सुस्त पड़ गया था। लेकिन जो पहले से मौजूद थे वो अब भी एक दूसरे से टकराकर फना हो रहे थे। अच्छा, तो कायनात साफ होना शुरू हो गई। जी, ज्यादातर इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन फना हो गए और सिर्फ रोशनी और तवानाई पीछे छोड़ गए। और फिर हम पहुंचते हैं पहले 3 मिनट के इख्तिताम पर। ये वो लम्हा है जिस पर किताब का नाम रखा गया है। इस वक्त क्या खास हुआ? 3 मिनट के इख्तिताम पर दर्जा हरारत गिरकर 1 अरब डिग्री रह गया। 1 अरब डिग्री? जी, ये अभी भी बहुत ज्यादा है, लेकिन कायनाती पैमाने पर ये एक फैसलाकुन लम्हा था। अब पहली बार कायनात इतनी ठंडी हो चुकी थी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में मिलकर मजबूती से जुड़ सकते थे और टूटने से महफूज रह सकते थे। बिल्कुल, अब एटमी मरकज़े बनने का अमल शुरू हो सकता था। तो सबसे पहले कौन सा मरकज़ा बना? सबसे पहले भारी हाइड्रोजन बनी, जिसे ड्यूटेरियम कहते हैं। इसका मरकज़ा 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन पर मुश्तमिल होता है, लेकिन ये ज्यादा मुस्तहकम नहीं होता। ठीक? जी, ये ज्यादा मुस्तहकम नहीं होता, इसलिए ये बनते ही तेजी से दूसरे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के साथ मिलकर सबसे मुस्तहकम हल्का मरकज़ा यानी हीलियम बनाने लगा। हीलियम, जिसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। बिल्कुल, तो ये सारा अमल सिर्फ 3 मिनट में मुकम्मल हो गया। जी, कायनात में मौजूद तमाम न्यूट्रॉन्स ने तेजी से हीलियम के मरकज़े बना लिए और ये अमल पहले 3 से 4 मिनट में ही मुकम्मल हो गया। और इसके बाद कायनात मज़ीद ठंडी और कम कसीफ हो गई और न्यूक्लियर फ्यूजन का ये अमल रुक गया। तो 3 मिनट के आखिर में कायनात की तस्वीर कैसी नजर आती थी? उसका खुलासा क्या है? इस वक्त कायनात में ज्यादातर तो रोशनी यानी फोटॉन्स, न्यूट्रिनोज और उनके जिद ज़र्रात थे। और मादे का क्या बना? उनके साथ थोड़ा सा एटॉमिक मादा भी था, जो अब वजन के लिहाज से तकरीबन 73% हाइड्रोजन यानी अकेले प्रोटॉन्स और 27% हीलियम पर मुश्तमिल था। और इतने ही इलेक्ट्रॉन्स बच गए थे जो प्रोटॉन्स के मुस्बत चार्ज को मुतवाजिन करने के लिए ज़रूरी थे। यहाँ एक लम्हे के लिए रुकते हैं। ये सोचना ही नाकाबिले यकीन है कि हर चीज़, हमारा सूरज, हमारा सैयारा, हम खुद इस 3 मिनट पुराने मवाद से बने हैं, है ना? कायनात ने अपना सारा बुनियादी काम यानी अपना बुनियादी कीमियाई नुस्खा पहले ही तैयार कर लिया था और बाकी की तकरीबन 14 अरब साल की तारीख बस उन अज्जा को जोड़ने और तरतीब देने की कहानी है। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, यही वो खाम माल था जिसे लाखों साल बाद कशिशे सकील ने सितारे और गहकशाएं बनाईं, यानी सितारों ने अपनी जिंदगी का आगाज इन्हीं अज्जा से किया। जी, हर सितारे में, हर गहकशा में और खुद हमारे वजूद में भी उन पहले 3 मिनट की बाज़गश्त सुनाई देती है। तो इस सबक का क्या मतलब है? हमने कायनात की तारीख के सबसे फैसलाकुन 3 मिनट का खुलासा देख लिया, लेकिन यहाँ एक बहुत गहरे और परेशान कुन सवाल पैदा होता है। हम अगर ये सब कुछ पहले सेकंड के 100वें हिस्से से शुरू हुआ, तो इससे पहले क्या था? ये वही सवाल है जहां साइंस की मालूम सरहदें खत्म हो जाती हैं। वाइनबर्ग खुद इस बात को बड़ी ईमानदारी से तस्लीम करते हैं। क्या कहते हैं वो? वो कहते हैं कि बिल्कुल शुरू यानी पहले सेकंड के 100वें हिस्से से पहले के बारे में एक शर्मिंदा करने वाली गैर वाज़ेहत पाई जाती है। एक शर्मिंदा करने वाली गैर वाज़ेहत। जी, इस लम्हे में तवानाई इतनी ज्यादा थी कि हमारे मौजूदा नज़रियात जैसे आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी जवाब देने से कासिर हैं। ये साइंस की वो सरहद है जहां हमें एक नई फिजिक्स की ज़रूरत है। तो क्या हम कभी जान पाएंगे कि आगाज से पहले क्या था, या ये सवाल ही साइंटिफिक दायरे कार से बाहर है? ये एक फ़लसफ़ियाना सवाल भी है और साइंसी भी।
कुछ माहिरीन का ख्याल है कि ये सवाल बेमानी है, क्योंकि वक्त खुद बिग बैंग के साथ शुरू हुआ, तो पहले का कोई मतलब ही नहीं। और दूसरे माहिरीन स्ट्रिंग थ्योरी या क्वांटम ग्रेविटी जैसे नज़रियात में इसका जवाब तलाश कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये कायनात के सबसे बड़े राजों में से एक है, और यही वो सवाल है जो इस सफ़र को मज़ीद दिलचस्प बनाता है। हमने सिर्फ पहले 3 मिनट की कहानी देखी है। हिस्सा 2 में हम कायनात के फैलाव के राज खोलेंगे, जहां वक्त, रफ्तार और रोशनी खुद एक कहानी बन जाती है और हमें बताती है कि साइंसदानों को ये सब कुछ मालूम कैसे हुआ। वाइनबर्ग ये किताब एक ऐसे कारी के लिए लिखते हैं जो पेचीदा दलाइल से गुजरने को तैयार तो है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो रियाजी या तबीयत का माहिर हो। जी, वो कारी को एक ऐसे ज़हीन वकील की तरह देखते हैं जो उनकी ज़बान तो नहीं बोलता, लेकिन फैसला करने से पहले कायल करने वाले दलाइल सुनना चाहता है। और ये हमारी गुफ्तगू का दूसरा हिस्सा है। पिछले हिस्से में हम आगाज़े कायनात का पर्दा उठाया था, तो अब देखते हैं कि ये कायनात अपनी पहली सांस कैसे लेती है। ये कहानी उन मुशाहिदात से शुरू होती है जिन्होंने हमें बताया कि कायनात साकिन नहीं बल्कि एक पुरतशद्दुद धमाके की हालत में है, बिल्कुल जिसमें गहकशाएं रोशनी की रफ्तार के करीब हमसे दूर भाग रही हैं। और इस सब को समझने की चाबी एक ऐसे उसूल में है जिसे हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में महसूस करते हैं, डॉपलर इफ़ेक्ट। जी, ये कायनात के फैलाव को समझने का पहला और सबसे अहम कदम है, डॉपलर इफ़ेक्ट। अच्छा, ये तो वही है ना कि जब कोई एम्बुलेंस हमारी तरफ आ रही हो तो उसके सायरन की आवाज़ बहुत तेज़, बहुत ऊंची होती है। जी, और जैसे ही वो हमसे गुजरकर दूर जाने लगती है तो आवाज़ एकदम से गहरी और भारी हो जाती है। बिल्कुल वही, आवाज़ की लहरें जब आपकी तरफ आती हैं तो वो दब जाती हैं, जिससे पिच ऊंची हो जाती है, और जब दूर जाती हैं तो वो खिंच जाती हैं, जिससे पिच नीची हो जाती है। सही। अब दिलचस्प बात यह है कि रोशनी भी तो एक लहर है, और वो भी बिल्कुल ऐसा ही करती है। फर्क सिर्फ ये है कि रोशनी की पिच एक तरह से उसका रंग है। अच्छा, तो नीली रोशनी ऊंची पिच और सुर्ख रोशनी नीची पिच। बिल्कुल। तो अगर कोई सितारा हमसे दूर जा रहा हो तो उसकी रोशनी सुर्ख रंग की तरफ माइल हो जाएगी, यानी उसकी पिच नीची हो जाएगी। उसे ही रेड शिफ्ट कहते हैं। ठीक, जी हाँ, इसे ही रेड शिफ्ट कहते हैं। और अगर वो हमारी तरफ आ रहा हो तो रोशनी नीली तरफ खिसक जाएगी, जिसे ब्लू शिफ्ट कहते हैं। लेकिन इस उसूल को फलकियात पर लागू करने से पहले इसका एक बड़ा ही अजीबो-गरीब तजुर्बा किया गया था। ओह, वो क्या था, मुझे जानना है। 1845 में एक डच साइंसदान थे, बाइस बेल्ट। उन्होंने इस नजरिए को अमली तौर पर साबित करने का सोचा। आप तसव्वुर करें, उन्होंने रेलवे की एक खुली बोगी किराए पर ली। 1 मिनट, ट्रेन की बोगी? जी, ट्रेन की। और उसमें ट्रम्पेट बजाने वालों का एक पूरा बैंड बिठाया और उन्हें कहा कि वो एक ही सुर बजाते रहें। फिर ट्रेन को तेज रफ्तारी से एक स्टेशन से गुजारा गया जहां 22 बेल्ट खुद कान लगाकर खड़े थे ताकि आवाज में तब्दीली को नोट कर सकें। ये तो बहुत ही जबरदस्त है। मैं सोच सकता हूं कि स्टेशन पर खड़े लोग क्या सोच रहे होंगे कि ये कौन पागल है जो ट्रेन में बैंड बजवा रहा है। लेकिन ये ख्याल कितना शानदार है। बिल्कुल, उस वक्त तो ये एक खेल ही लगता होगा ना। लेकिन यही उसूल आगे चलकर कायनात के सबसे बड़े राजों में से एक को खोलने वाला था। तो फिर सितारों की रोशनी में ये तब्दीली कैसे देखी गई? मतलब वो तो अरबों मील दूर हैं। ये कैसे मुमकिन हुआ? इसके तकरीबन 20 साल बाद 1868 में सर विलियम हगिन्स ने पहली बार सितारों की रोशनी में इस तब्दीली को देखा। उन्होंने देखा कि कुछ रोशन सितारों की रोशनी के स्पेक्ट्रम में जो तारीकी लकीरें होती हैं वो अपनी असल जगह से थोड़ी हटी हुई हैं। 1 मिनट, स्पेक्ट्रम में तारीकी लकीरें ये क्या होती हैं? देखें, जब सितारे की रोशनी उसकी अपनी फिजा में मौजूद अनासिर जैसे हाइड्रोजन या हीलियम से गुजरती है तो वो अनासिर कुछ खास रंगों या वेवलेंथ्स को जज्ब कर लेते हैं। अच्छा, तो जब हम इस रोशनी को प्रिज्म से गुजारते हैं तो हमें रंगों की एक पूरी पट्टी नजर आती है जिसमें कुछ जगहों पर काली लकीरें होती हैं। ये वही जज्ब शुदा रंग है। हर उनसर का अपना एक मुफीद फिंगरप्रिंट होता है। बिल्कुल सही। हगिन्स ने देखा कि ये फिंगरप्रिंट्स, ये लकीरें अपनी जगह से थोड़ी खिसकी हुई हैं। वो फौरन समझ गए कि ये डॉपलर शिफ्ट है। ये बात हजम करना थोड़ा मुश्किल है, यानी अरबों मील दूर एक सितारे से आती रोशनी के रंग में इतनी मामूली सी तब्दीली से हम उसकी रफ्तार किलोमीटर पर सेकंड में बता सकते हैं। ये जादू जैसा नहीं लगता? लगता तो है, लेकिन ये खालिस फिजिक्स है। मिसाल के तौर पर सितारा कपेला के स्पेक्ट्रम की हर लकीर सूरज के मुकाबले में 0.01% लंबी वेवलेंथ की तरफ खिसकी हुई है। सिर्फ 0.01%। जी, इतनी मामूली तब्दीली कि आम आंख से नजर नहीं आती, लेकिन हसास आलात से हम इसे नाप सकते हैं। और जब हमने ये नापा तो नतीजा हैरान कुन था।
वो सितारा हमसे 30 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से दूर जा रहा था। 30 किलोमीटर पर सेकंड, जी, ये इतनी रफ्तार है जैसे लाहौर से गुजरावाना का फासला सिर्फ 3 सेकंड में तय हो जाए। सिर्फ रोशनी के रंग में एक मामूली सी तब्दीली से इतना कुछ जान लेना एक इनकलाब था। अच्छा, तो हम एक सितारे की रफ्तार तो जान सकते हैं, लेकिन ये तो ऐसा ही है जैसे सड़क पर एक गाड़ी की रफ्तार देखना। इससे ये कैसे पता चला कि पूरी सड़क ही लंबी हो रही है, यानी पूरी कायनात फैल रही है? बहुत अच्छा सवाल है। यहीं पर एडविन हबल की कहानी शुरू होती है। 1920 की दहाई तक फलकियात की दुनिया में एक बहुत बड़ी बहस चल रही थी, जिसे द ग्रेट डिबेट कहा जाता था। जी, मैंने उसके बारे में सुना है। सवाल ये था कि आसमान में नजर आने वाले धुंधले धब्बे, जिन्हें स्पाइरल नेबुला कहा जाता था, क्या वो हमारी अपनी गहकशा मिल्की वे का हिस्सा है, या फिर वो खुद हमारी जैसी दूर दराज गहकशाएं हैं? यानी बहस ये थी कि कायनात कितनी बड़ी है, क्या वो सिर्फ हमारी गहकशा तक महदूद है या उससे कहीं कहीं ज्यादा वसी? बिल्कुल। एक तरफ हार्लो शैपली थे, जिनका मानना था कि ये सब हमारी गहकशा के अंदर ही हैं, और दूसरी तरफ हीबर कर्टिस थे, जो कहते थे कि ये जजीरा नुमा कायनातें यानी आइलैंड यूनिवर्सेस हैं। तो फिर फैसला कैसे हुआ? फिर आए एडविन हबल। उन्होंने माउंट विल्सन ऑब्जर्वेटरी में उस वक्त की सबसे बड़ी टेलीस्कोप इस्तेमाल करते हुए एंड्रोमेडा नेबुला में कुछ खास किस्म के सितारे दरियाफ्त किए। उन्हें सेफीड वेरिएबल कहते हैं। अच्छा, इन सितारों की खासियत यह है कि इनकी चमक की तब्दीली से हम इनका फासला बहुत ठीक नाप सकते हैं। और इससे क्या पता चला? हबल के हिसाब से एंड्रोमेडा हमसे तकरीबन 9 लाख नूरी साल दूर था। ये फासला हमारी गहकशा के हुजूम से कहीं ज्यादा था। ये एक फैसला कुन सबूत था कि एंड्रोमेडा और इस जैसे दूसरे नेबुला दरअसल हमारी गहकशा से बाहर अलग थलग गहकशाएं हैं, यानी एक ही झटके में कायनात अरबों गुना बड़ी हो गई। बिल्कुल। लेकिन हबल यही नहीं रुके, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। उसके बाद उन्होंने रेड शिफ्ट पर काम शुरू किया। जी, उन्होंने इन दूर दराज गहकशाओं की रेड शिफ्ट को नापना शुरू किया, और फिर 1929 में वो तारीखी ऐलान की जिसने कायनात के बारे में हमारा सारा तसव्वुर ही उलट दिया। उन्होंने दरियाफ्त किया कि तकरीबन तमाम गहकशाएं हमसे दूर भाग रही हैं। तमाम गहकशाएं, तकरीबन तमाम। और जो गहकशा जितनी ज्यादा दूर है, वो उतनी ही ज्यादा तेजी से हमसे दूर भाग रही है। ये एक सीधा साधा ताल्लुक था। फासला दुगना तो रफ्तार भी दुगनी। 1 मिनट, तो इसका मतलब है कि कायनात की हर शय हमसे दूर भाग रही है। ये तो इंसान को बहुत खास महसूस कराता है, जैसे हम ही कायनात के मरकज में हों और हर कोई हमसे भाग रहा हो। ये एक बहुत फितरती नतीजा है जो जहन में आता है, और इस पर हम अभी बात करेंगे। लेकिन पहले इस फैलाव के तसव्वुर को एक मिसाल से समझते हैं जो वाइनबर्ग ने दी है। जी जरूर, वो इसे कायनाती खत कहते हैं। फर्ज करें कि एक दूर दराज गहकशा हमें खत भेज रही है, यानी रोशनी की एक लहर। जैसे जैसे वो हम तक सफ़र करता है, बीच का रास्ता यानी खला खुद फैल रहा है। जैसे कोई रबर की शीट पर खत लिखकर भेजें, और जब तक वो हम तक पहुंचे उस शीट को दोनों तरफ से खींच दिया जाए। बिल्कुल, क्या खूबसूरत मिसाल है। जब तक वो खत हम तक पहुंचता है, उस पर लिखे अल्फाज यानी रोशनी की लहरें भी खींचकर लंबे हो जाते हैं। यही रेड शिफ्ट है। हाँ, तो इसका मतलब यह है कि ये सिर्फ एक साधा डॉपलर इफेक्ट नहीं है कि गहकशा खला से हरकत कर रही है, बल्कि ये कि खुद स्पेस के फैलने का सबूत है। बिल्कुल, ये खुद स्पेस के फैलने का सबूत है। जब हम किसी बहुत दूर की गहकशा जैसे 3C295 को देखते हैं और पाते हैं कि इसकी रोशनी की वेवलेंथ 46% ज्यादा है, तो हम ये नतीजा अखज़ करते हैं कि इस गहकशाओं से रोशनी जब चली थी, उस वक्त के मुकाबले में कायनात अब 46% बड़ी हो चुकी है। वाह! तो जब हम रात को आसमान देखते हैं, तो हम सिर्फ सितारे नहीं देख रहे, बल्कि हम एक तरह से कायनात की तारीख पढ़ रहे हैं जो हम तक पहुंचते पहुंचते खींच गई है। ये तो शायरी जैसी बात है। जी, ये वाकई बहुत गहरे तसव्वुर हैं। लेकिन मेरा वही सवाल फिर से, अगर सब कुछ हमसे दूर भाग रहा है, तो क्या हम कायनात के मरकज में नहीं है? यही वो नुक्ता है जहां एक बहुत गहरे और बुनियादी उसूल सामने आता है। साइंसदान इसे कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल कहते हैं, लेकिन आइए इसे एक लम्हे के लिए कायनाती इंसाफ का नाम दें। कायनाती इंसाफ, दिलचस्प नाम है। इसका क्या मतलब है? इसका सादा मतलब यह है कि कायनात में कोई वीआईपी सीट नहीं है, कोई खास जगह नहीं, कोई खास सिमत नहीं। आप कायनात में कहीं भी खड़े हो जाएं, आपको कायनात बड़े पैमाने पर वैसी ही नजर आएगी जैसे हमें यहां से नजर आती है। अच्छा, यानी कायनात में हर जगह और हर सिमत में इंसाफ है। फिजिक्स के कवानीन एक जैसे हैं। मुझे ये ख्याल पसंद आया। कोई मरकजी हैसियत नहीं, कोई इम्तियाज नहीं। तो अगर कोई किसी दूसरी गहकशा में बैठकर देखेगा, तो उसे भी यही लगेगा कि बाकी तमाम गहकशाएं उससे दूर भाग रही हैं। बिल्कुल, इसकी बेहतरीन मिसाल एक गुब्बारे की सतह पर नुक्ता बनाना है। जब आप गुब्बारे को फैलाते हैं, तो हर नुक्ता हर दूसरे नुक्ते से दूर जाता है। सही, किसी भी नुक्ता को ये महसूस नहीं होता कि वो मरकज में है, क्योंकि मरकज तो गुब्बारे के अंदर है, उसकी सतह पर नहीं। इसी तरह हमारी कायनात फैल रही है।
हर गहकशां हर दूसरी गहकशां से दूर जा रही है और इसी उसूल से हबल का कानून भी निकलता है। ये कैसे? जी, ये उसका बराह रास्त रियाजी नतीजा है। तसव्वुर करें कि 3 गहकशाएं ए, बी और सी एक सीधी लाइन में हैं और ए और बी का फासला बी और सी के फासले के बराबर है, ठीक है? अब कायनाती इंसाफ के मुताबिक कायनात गहकशा ए से देखने पर वैसी ही लगनी चाहिए जैसे गहकशा बी से देखने पर। तो गहकशा बी जिस रफ्तार से ए से दूर जा रही है, गहकशा सी को भी उसी रफ्तार से बी से दूर जाना चाहिए। अच्छा, तो इसका मतलब है कि सी जो ए से दुगना दूर है, वो बी की रफ्तार और सी की इजाफी रफ्तार को मिलाकर ए से दुगनी रफ्तार से दूर जा रही है। वाह! यानी हबल ने जो मुशाहिदा किया वो दरअसल इस बुनियादी उसूल की एक अमली तस्दीक थी। बिल्कुल, यही बात है। हबल की दरियाफ्त ने इस तसव्वुर को ठोस बुनियाद फराहम की कि कायनात बड़े पैमाने पर यकसा यानी हर जगह एक जैसी है और हमाहंग यानी हर सिमत में एक जैसी है। लेकिन ऐसा तो नहीं है। मतलब हम सितारे देखते हैं, गहकशाएं देखते हैं, खाली जगह भी है, ये एक जैसी ही कैसे हुई? आपकी बात दुरुस्त है। छोटे पैमाने पर तो जाहिर है कायनात में गांठें हैं, सितारे हैं, गहकशाएं हैं और गहकशाओं के झुरमुट हैं। लेकिन जब हम बहुत बड़े पैमाने पर देखते हैं तो ये हर तरफ एक जैसी नजर आती है। तो खुलासा ये है कि एक एम्बुलेंस के सायरन से शुरू होने वाली कहानी ट्रेन पर बैठे मौसीकारों से होती हुई सितारों की रोशनी के रंग तक पहुंची। इस रंग ने हमें रेड शिफ्ट का बताया। रेड शिफ्ट ने हबल को कायनात के फैलाव का कानून दिया और ये सब कायनाती इंसाफ के उसूल पर बिल्कुल पूरा उतरता है। जी, और अगर गहकशाएं आज एक दूसरे से दूर भाग रही हैं तो इसका मंतकी नतीजा ये है कि माजी में वो एक दूसरे के बहुत बहुत करीब होंगी। इतनी करीब के ना गहकशाएं थीं, ना सितारे, ना एटम और ना ही एटम के न्यूक्लियाई। ये वही शदीद गर्म और कसीफ इब्तिदाई कायनात का दौरा है जिसकी हम बात कर रहे हैं। हम इस फैलाव को वक्त में पीछे की तरफ चलाकर देख सकते हैं कि ये सब कब शुरू हुआ। तो क्या इस हिसाब से हम कायनात की उम्र का अंदाज़ा लगा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। हबल के कानून में जो रफ्तार और फासले का तनासुब है उसे हबल कांस्टेंट कहते हैं। इसकी मौजूदा कीमत तकरीबन 15 किलोमीटर पर सेकंड पर मिलियन नूरी साल है। अगर आप इससे हिसाब लगाएं तो पता चलता है कि ये फैलाव तकरीबन 10 से 20 अरब साल पहले किसी एक लम्हे से शुरू हुआ। लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था कि एक वक्त था जब इस हिसाब से कायनात की उम्र ज़मीन से भी कम निकलती थी। ये तो बहुत बड़ा मसला रहा होगा। जी, ये एक बहुत बड़ा बहरान था। 1930 और 40 की दहाइयों में हबल कांस्टेंट की जो कीमत समझी जाती थी उसके मुताबिक कायनात की उम्र सिर्फ 2 अरब साल निकलती थी। सिर्फ 2 अरब साल। जी, जबकि उसी दौरान रेडियो एक्टिविटी की तारीख कारी से ये साबित हो चुका था कि ज़मीन की चट्टानें खुद 4 अरब साल से ज़्यादा पुरानी हैं। यानी ज़मीन कायनात से पुरानी थी। ये तो हो ही नहीं सकता। इस तजाद ने तो साइंसदानों को चकरा दिया होगा। बिल्कुल, इस मसले ने कई दहाइयों तक बिग बैंग मॉडल को कबूलियत हासिल करने से रोके रखा। बहुत से साइंसदानों ने सोचा कि शायद रेड शिफ्ट का कायनात के फैलाव से कोई ताल्लुक ही नहीं, ये रोशनी की किसी नामालूम खासियत की वजह से है, जिसे थकी हुई रोशनी, टायर्ड लाइट का नाम दिया गया, यानी एक मुतबादिल नज़रिया। जी, फ्रेड हॉयल जैसे साइंसदानों ने तो स्टडी स्टेट का नज़रिया पेश किया, जिसके मुताबिक कायनात हमेशा से ऐसी है और हमेशा ऐसी ही रहेगी। तो फिर ये मसला हल कैसे हुआ? बाद में जब गहकशाओं के फासले नापने के पैमानों को दुरुस्त किया गया, ख़ास तौर पर वॉल्टर बादे के काम के बाद, तो पता चला कि गहकशाएं पहले सोचे गए फासले से कहीं ज़्यादा दूर हैं। इससे हबल कांस्टेंट की कीमत कम हो गई और कायनात की उम्र का तखमीना बढ़कर ज़मीन की उम्र से ज़्यादा हो गया। तभी बिग बैंग मॉडल को संजीदगी से लिया जाने लगा। तो अब हमारे पास एक तस्वीर है, एक फैलती हुई कायनात जो माजी में इंतहाई गर्म और कसीफ थी। हर गहकशां दूसरी से दूर भाग रही है और ये सब एक अजीम शान धमाके से शुरू हुआ। लेकिन यहाँ एक गहरा सवाल पैदा होता है। जी, अगर कायनात फैल रही है और माजी में सब कुछ एक साथ जुड़ा हुआ था, तो उस इब्तिदाई तारीखी में ऐसा क्या था जो हर तरफ एक ही जैसी रोशनी छोड़ गया? एक ऐसी रोशनी जो आज भी कायनात के कोने कोने में मौजूद है और उस इब्तिदाई यकसानियत की गवाही देती है। ये सवाल हमें बराह रास्त हमारी अगली गुफ्तगू की तरफ ले जाता है। ये वो सबूत है जिसने न सिर्फ बिग बैंग मॉडल को एक ठोस बुनियाद फराहम की, बल्कि हमें कायनात की पैदाइश के उन इब्तिदाई लम्हात को समझने का एक नया और ताकतवर जरिया भी दिया। अगले हिस्से में हम तख्लीक की उस भूतिया गूंज से पर्दा उठाएंगे, कायनाती माइक्रोवेव पसे मंज़र, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। जी, ये वो रोशनी है जो कायनात की पैदाइश के वक्त से बाकी है और हमें पहले 3 मिनट की कहानी सुनाती है। पिछले हिस्से में हमने देखा कि कायनात कैसे फैल रही है। अब वक्त है वो सरगोशी सुनने का जो आज भी गूंज रही है। आज हम एक
एक ऐसी दरियाफ्त की बात करने वाले हैं जो बिल्कुल इत्तेफाकन हुई थी। इत्तेफाकन? जी, खालिस्तन इत्तेफाकन। लेकिन इस एक दरियाफ्त ने न कायनात के बारे में हमारे पूरे तसव्वुर को हमेशा के लिए बदल दिया। और ये कहानी है कायनाती माइक्रोवेव पस मंज़र की तबक्कारी की। बिल्कुल, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। यानी अगर आसान लफ्ज़ों में कहें तो ये कायनात की पैदाइश की वो गूंज है, वो बाज़गश्त है जो अरबों साल बाद भी हर तरफ सुनाई दे रही है। तो फिर आइए इस कहानी को एक ड्रामा की तरह शुरू करते हैं। उन्वान है दो साइंसदान, एक अजीब शोर और कायनात का राज। हाँ, बिल्कुल। तो साल है 1964, जगह है न्यू जर्सी में बेल टेलीफोन लेबोरेटरीज, और हमारे किरदार हैं दो रेडियो माहिर फलकियात, आर्नो पेंजियस और रॉबर्ट विल्सन। जी, और उनके पास एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही हसास एंटेना, एक 20 फुट का हॉर्न रिफ्लेक्टर, जो उस वक्त की टेक्नोलॉजी का एक शाहकार था। इसे बनाया तो किसी और मकसद के लिए गया था, है ना? किसी सैटेलाइट के लिए। जी, एक सैटेलाइट के साथ राब्ते के लिए। लेकिन वो मंसूबा जब खत्म हुआ तो पेंजियस और विल्सन ने सोचा कि इसे फलकियात के लिए इस्तेमाल किया जाए। उनका मकसद था हमारी अपनी गहकशां मिल्की वे से आने वाली रेडियो लहरों का नक्शा बनाना। तो वो बस अपना काम कर रहे थे, गहकशां को सुनने की कोशिश में, और फिर उन्हें एक मसला पेश आया, एक शोर। बिल्कुल, उन्हें एक मुसलसल धीमी सी हिस की आवाज़ सुनाई दे रही थी जो हर तरफ से आ रही थी। अब रेडियो फलकियात में शोर तो एक आम सी बात होगी। जी, बहुत आम। ये ज़मीन के माहौल से आ सकता है, किसी करीबी शहर से, सूरज से, लेकिन ये शोर मुख्तलिफ था। ये कहीं से आ नहीं रहा था। मतलब ऐसा लगता था कि ये हर जगह मौजूद है और उन्होंने इससे छुटकारा पाने की हर मुमकिन कोशिश की। हर मुमकिन कोशिश। उन्होंने एंटेना को न्यूयॉर्क शहर की तरफ घुमाया, फिर उससे दूर किया, ये देखने के लिए कि कहीं शहर से तो नहीं आ रहा। जी, कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने इस शोर के मुख्तलिफ औकात में, दिन में, रात में पैमाइश की, फिर भी शोर वही का वही था। और वो मशहूर कहानी भी तो है कबूतरों वाली। हाँ, वो तो इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। उन्होंने सोचा कि अच्छा, शायद एंटेना के अंदर ही कुछ गड़बड़ है। और जब उन्होंने अंदर झांका तो पता चला कि कबूतरों का एक जोड़ा ने वहां अपना घर बना लिया है। कबूतर एंटेना के अंदर, संजीदगी से। जी बिल्कुल। तो उन्हें लगा कि शायद उन कबूतरों का जो फजला है वो गर्म होता है और शायद वही ये माइक्रोवेव शोर पैदा कर रहा है। तो बस उन्होंने बड़ी मुश्किल से उन कबूतरों को वहां से निकाला और एंटेना की अच्छी तरह सफाई की। यानी कायनात के सबसे बड़े राज को सुनने में रुकावट कबूतर थे। ये तो यकीन नहीं आता। यही तो हैरानी की बात थी। सफाई के बाद भी शोर अब भी वही था, बिल्कुल वैसा ही, इतना ही शदीद और हर सिम से आता हुआ। अब वो वाकई परेशान थे, क्योंकि उन्होंने हर मुमकिन वजह को रद्द कर दिया था। ये शोर न जमीन से था, न सूरज से, न गहकशाओं से। तो फिर ये आ कहां से रहा था? यही सवाल था। ये किसी एक जगह से नहीं आ रहा था, जैसे कोई रेडियो स्टेशन हो। ये हर जगह से बैक वक्त आ रहा था। यूं समझे कि जैसे खला का खालीपन खुद ही गुनगुना रहा हो। और इसकी सबसे अहम खुसूसियत क्या थी? यही कि ये हर सिमत में हैरान कुन हद तक यकसां था। इसकी शिद्दत को जब उन्होंने दर्जाए हरारत में नापा तो वो निकला तकरीबन 3 डिग्री केल्विन। 3 डिग्री केल्विन यानी मुतलक सिफर से सिर्फ 3 डिग्री ऊपर। जी, ये कायनात का अपना बुनियादी दर्जाए हरारत था। वो गर्मी जो हर चीज के ठंडा होने के बाद बाकी बच गई थी। ठीक है, तो एक तरफ ये दो माहिरीन हैं जो इस शोर से परेशान हैं, लेकिन कहानी में एक और मोड़ भी है। करीब ही प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में एक और टीम दरअसल इसी चीज की तलाश में थी। जी हाँ, ये साइंस की तारीख के सबसे खूबसूरत इत्तेफाकात में से एक है। प्रिंसटन में रॉबर्ट डिकी की क़यादत में एक टीम थी और वो नज़रियाती काम कर रहे थे। बिल्कुल, वो नज़रियाती तौर पर इस नतीजे पर पहुंचे थे कि अगर कायनात बिग बैंग से शुरू हुई है तो उसे अपने इब्तिदाई लम्हात में नाकाबिल तसव्वुर हद तक गर्म और रोशन होना चाहिए। एक आग का गोला। और इस आग के गोला का होना इतना ज़रूरी क्यों था? उसके बगैर क्या मसला था? मसला ये था कि अगर इब्तिदाई कायनात सिर्फ गर्म और घनी होती, लेकिन उसमें तबकारी का ये शदीद समंदर ना होता, तो सारा का सारा हाइड्रोजन इब्तिदाई चंद मिनट में ही आपस में जुड़कर भारी अनासिर में पक जाता। अच्छा, और अगर ऐसा हो जाता तो अरबों साल बाद सितारों के बनने के लिए कोई ईंधन, मतलब कोई हाइड्रोजन बाकी ही ना बचती। तो इस तबकारी ने एक तरह से कायनात के लिए एक सेफ्टी वैल्व का काम किया। उसने चीज़ों को बहुत तेज़ी से पकने से रोका। आपने बिल्कुल सही समझा। इसे यूं समझें कि जैसे ही कोई पेचीदा अटॉमी मरकज़ा बनने की कोशिश करता, एक ताकतवर फोटॉन यानी रोशनी का जर्रा आकर उसे तोड़ देता। इस तबकारी ने न्यूक्लियर अमल को काबू में रखा और डिकी की टीम का ख्याल था कि इस इब्तिदाई तबकारी की कुछ बाकियात वो आज भी मौजूद होनी चाहिए।
जी, उनका नजरिया यही था कि जैसे जैसे कायनात फैली है, ये इब्तिदाई रोशनी भी फैली है और ठंडी हो गई है। जो रोशनी अरबों साल पहले शदीद गर्मो-शुआ की शक्ल में थी, वो अब बहुत ठंडी होकर माइक्रोवेव लहरों की शक्ल में मौजूद हैं। और वो इसी को तलाश करने के लिए अपना एंटेना बना रहे थे। जी, वो तैयारी कर रहे थे। ये तो कमाल है, एक टीम इत्तेफाकन एक चीज दरियाफ्त कर लेती है जिसे वो समझ नहीं पा रही, और दूसरी टीम उसी चीज की पेशगोई करके उसे ढूंढने निकली है। बिल्कुल। और फिर एक मुश्तरका दोस्त के जरिए पेंजियस ने डिकी को फोन किया। और फिर क्या हुआ? जैसे ही पेंजियस ने अपने 3 डिग्री केल्विन के पुरस्रार शोर का जिक्र किया, डिकी फौरन समझ गए कि क्या हुआ है। उन्होंने फोन रखा और अपने साथियों से कहा, लड़कों, हमसे बाजी मारी गई। वाह! तो पेंजियस और विल्सन का वो शोर, वो दरअसल तख्लीक की बाज़गश्त थी, कायनात के बचपन की तस्वीर, वो सबसे पुरानी रोशनी जिसे देखना मुमकिन है। तो इस दरियाफ्त ने सिर्फ बिग बैंग नज़रिए को एक ठोस सबूत ही नहीं दिया, बल्कि इसने हमें एक चाबी दे दी इब्तदाई कायनात को समझने की। यही इसका सबसे गहरा पहलू है। इस 3 डिग्री केल्विन की तबकारी की पैमाइश से साइंसदानों ने कायनात के एक बुनियादी तरीन अदद का हिसाब लगाया। और वो अदद क्या था? वो था फोटॉन्स यानी रोशनी के ज़र्रात और बेरियॉन्स यानी मादे के ज़र्रात जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का तनासुब। और इसी तनासुब को आपने कायनात का डीएनए कहा है। जी, क्योंकि यही वो कोड है जिसने कायनात की तकदीर लिखी। तो ये तनासुब है क्या? ये रेशो क्या है? हिसाब लगाने पर मालूम हुआ कि कायनात में हर एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के मुकाबले में तकरीबन 1 अरब रोशनी के ज़र्रात मौजूद हैं। 1 अरब से 1, 1 अरब से 1। ये तो नाकाबिले यकीन है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हम यानी मादा, सितारे, गहकशाएं, ये सब कुछ रोशनी के एक वसी समंदर में बस एक मामूली सी मिलावट है। बिल्कुल। और इस अदम तवाजुन के 2 बहुत बड़े और गहरे नताइज हुए हैं। पहला क्या था? पहला ये कि इब्तिदाई कायनात में उन बेशुमार फोटॉन्स का दबाव इतना ज्यादा था कि उसने मादे को कशिश शकल के तहत इकट्ठा होने से रोके रखा। यानी वो चीज जो आज कायनात पर हुक्मरानी करती है, कशिश शकल, वो इब्तिदाई दौर में बिल्कुल बेबस थी। बिल्कुल बेबस। मादा इकट्ठा होने की कोशिश करता, लेकिन फोटॉन्स का तूफान यानी रोशनी का दबाव उसे फिर से बिखेर देता। तो फिर गहकशाएं और सितारे कब बनना शुरू हुए? वो तब बनना शुरू हुए जब कायनात फैलते फैलते तकरीबन 3000 डिग्री केल्विन तक ठंडी हो गई। इस दर्जा हरारत पर एटम बने और कायनात तबकारी के लिए शफ़ाफ हो गई। शफ़ाफ होने का क्या मतलब है? इसे एक बहुत घनी धुंध की तरह समझें। जब तक धुंध होती है, रोशनी ज्यादा दूर नहीं जाती, वो बिखर जाती है। इब्तिदाई कायनात भी मादे और तवानाई की एक धुंध थी। अच्छा, जब कायनात ठंडी हुई तो ये धुंध छट गई। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर एटम बन गए और रोशनी पहली बार अरबों साल के लंबे सफर पर रवाना हो सकी। और आज हम जो कायनाती माइक्रोवेव पसमंदर देखते हैं, वो उसी लम्हे की तस्वीर है जब धुंध छटी थी। जी, वो उसी लम्हे की तस्वीर है। ठीक है, तो पहला नतीजा ये हुआ कि उसने कायनात में कोई भी साख्त बनने के अमल को तकरीबन 3,31,000 साल तक रोके रखा। और दूसरा बड़ा नतीजा क्या था? दूसरा नतीजा इससे भी ज्यादा बुनियादी है। वो ये कि कायनात अपनी जिंदगी के पहले चंद लाख सालों तक तबकारी के जेरे असर थी, यानी रेडिएशन डोमिनेंट। 1 मिनट, ये बात समझाएं। मतलब पहले चंद लाख सालों तक कायनात की कहानी मादे के बारे में थी ही नहीं थी। कहानी का मरकजी किरदार रोशनी था। लेकिन फोटॉन्स का तो कोई वजन नहीं होता, लेकिन उनकी तादाद इतनी ज्यादा थी और उनमें तवानाई इतनी ज्यादा थी कि कायनात की कुल तवानाई में उनका हिस्सा मादे में मौजूद तवानाई से कहीं ज्यादा था। कायनात का फैलाव, उसकी हरकियात, सब कुछ उसी तबकारी के दबाव से तय होता था, ना कि मादे की कशिश शकल से। तो हमारी ये मादे के जेर असर कायनात जिसमें हम रहते हैं, ये तो तारीख का एक निस्बतन नया बाब है। बिल्कुल दुरुस्त। तो खुलासा ये हुआ कि पेंजियास और विल्सन को मिलने वाला वो धीमा सा शोर महज शोर नहीं था, वो तख्लीक के बाद की रोशनी थी, उस दौर की एक निशानी जब कायनात 3000 डिग्री की एक भट्टी थी जिस पर रोशनी की हुक्मरानी थी। जी, और इस रोशनी के अंदर एक अदद छुपा है, 1 अरब में 1 का तनासुब, जो हमारी कायनात के इर्तिका का बुनियादी नक्शा है, उसका डीएनए। ये सबसे पुरानी तस्वीर है जो हम कभी देख सकेंगे, कायनात की एक बेबी फोटो। ये हमें उन इब्तिदाई हालात के बारे में बताती है जहां से हर वो चीज़ बनी जिसे हम आज जानते हैं। अगर ये गूंज आज भी मौजूद है, तो इस गूंज से हमें ये भी पता चल सकता है कि पहले लम्हों में इस भट्टी में क्या पक रहा था। यही अगला मंतकी कदम है। फोटॉन्स और बैरियॉन्स का ये तनासुब वो चाबी नुख्फिया मसाला है जिससे हम कायनात की इब्तिदाई तरकीब को समझ सकते हैं। अगले हिस्से में हम इब्तिदाई कायनात की उसी तरकीब से पर्दा उठाएंगे।
पिछली बार हमने कायनात की सबसे पुरानी आवाज़ सुनी थी, यानी कायनाती माइक्रोवेव पस मंज़र की तबकारी। जी, वो गूंज जो बिग बैंग के बाद रह गई थी। बिल्कुल। तो हमने कायनात की आवाज़ तो सुन ली। अब चलते हैं उस कॉस्मिक किचन की तरफ जहां हकीकत के अज्जा को मिलाया गया। अब हम वक्त में उससे भी पीछे जा रहे हैं, एक ऐसे लम्हे में जब कायनात 1 सेकंड से भी कम उम्र की थी। सवाल यह है कि इस नाकाबिले तसव्वुर हद तक गर्म और घनी इब्तिदाई कायनात का नुस्खा क्या था, उसके अज्जा क्या थे। अच्छा, तो ये समझने के लिए हमें एक ऐसे वक्त का तसव्वुर करना होगा जब कायनात आप कह सकते हैं एक खौलते हुए शोरबे की तरह थी। ये कोई आम शोरबा नहीं था, ये ऐसा आमेज़ा था जिसमें मादा और तवानाई एक दूसरे में मुसलसल बदल रहे थे। आइंस्टाइन का मशहूर फॉर्मूला E=mc², जी, वो यहाँ सिर्फ एक नज़रिया नहीं था बल्कि एक रोज़मर्रा की हकीकत थी। खालिस तवानाई यानी फोटॉन्स आपस में टकराते और इनके टकराव से ज़र्रात के जोड़े बन जाते, एक ज़र्रा और उसका मुखालिफ ज़र्रा, यानी एक पार्टिकल और एक एंटी पार्टिकल। बिल्कुल। और फिर वो जोड़े फौरन ही एक दूसरे से टकराकर वापस खालिस तवानाई यानी फोटॉन्स में तब्दील हो जाते। ये एक लामुतनाही अफरा तफरी से भरा रक्स था जो कायनात के अव्वलीन लम्हात में जारी था। ठीक है, तो इसको थोड़ा खोलते हैं। ये जो तवानाई का माद्दे में बदलना और फिर माद्दे का वापस तवानाई में बदलना, ये तो एक बहुत ही अजीब तस्वीर पेश करता है। मतलब इस कायनाती बावर्ची खाने में कोई भी चीज़ मुस्तकिल नहीं थी, कुछ भी नहीं, सब कुछ एक बहाव में था। तो फिर ये बावर्ची खाना किस किस्म के ज़र्रात बना रहा था? क्या हर किस्म का ज़र्रा मुमकिन था? और इस सब का कंट्रोल किसके हाथ में था? इस कायनाती किचन का हेड शेफ कौन था जो ये फैसला कर रहा था कि कौन से अज्जा शोरबे में जाएंगे? बहुत खूबसूरत सवाल है। इस कायनाती बावर्ची खाने का हेड शेफ था दर्जाए हरारत। दर्जाए हरारत? जी, दर्जाए हरारत। देखिए, हर ज़र्रे को बनाने के लिए एक ख़ास कम से कम तवानाई दरकार होती है। इसे हम उसकी आराम की तवानाई या रेस्ट एनर्जी कहते हैं। ये तवानाई उसके मास से यानी उसकी कमियत से बराह रास्त जुड़ी होती है। अच्छा, तो मतलब जितना भारी ज़र्रा होगा उसे बनाने के लिए उतनी ही ज़्यादा तवानाई लगेगी। बिल्कुल। जब कायनात का दर्जाए हरारत इतना ज़्यादा हो कि फोटॉन्स की औसत तवानाई किसी ज़र्रे की आराम की तवानाई से ज़्यादा हो जाए, तो वो ज़र्रा और उसका मुखालिफ ज़र्रा फोटॉन्स के टकराव से पैदा हो सकते हैं। यानी हर ज़र्रे के मेन्यू पर आने का अपना एक वक्त था जो दर्जाए हरारत पर मुनहसिर था। जब तक किचन काफ़ी गर्म न हो, कुछ डिशेज़ नहीं बन सकती। बिल्कुल, यही बात है। इस कम से कम दर्जाए हरारत को हम थ्रेशहोल्ड दर्जाए हरारत कहते हैं, और ये हर ज़र्रे के लिए मुख्तलिफ है। मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रॉन और उसके मुखालिफ ज़र्रे पॉजिट्रॉन को बनाने के लिए तकरीबन 6 अरब डिग्री केल्विन का थ्रेशहोल्ड दर्जाए हरारत दरकार था। 6 अरब डिग्री केल्विन। जी, जब कायनात इस दर्जाए हरारत से ज़्यादा गर्म थी तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के जोड़े फोटॉन से बहुत आसानी से बन रहे थे और टकराकर वापस फोटॉन्स में बदल रहे थे। यहाँ पर बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। तो ये एक तरह का मेन्यू था जो दर्जाए हरारत पर मुनहसिर था। जैसे जैसे कायनात ठंडी होती गई, मेन्यू से कुछ आइटम्स हटते गए। बिल्कुल। और जब हम उससे भी भारी ज़र्रात की बात करते हैं, जैसे म्यूऑन, जो कि एक भारी इलेक्ट्रॉन की तरह है, जिसका मास इलेक्ट्रॉन से 200 गुना ज़्यादा है ना? जी हाँ। तो इसके लिए दर्जाए हरारत और भी ज़्यादा होना चाहिए था। उसका थ्रेशहोल्ड दर्जाए हरारत था तकरीबन 1 खरब यानी 1200 अरब डिग्री केल्विन। और अगर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करें, जिनसे आज हमारा तमाम मादा बना है, तो उनका थ्रेशहोल्ड दर्जाए हरारत 10 खरब डिग्री केल्विन से भी ज़्यादा था। तो उस वक्त तो कायनात में एक तरह का पार्टिकल ज़ू होगा। बिल्कुल। कायनात इन तमाम ज़र्रात के एक हरारती तवाज़न यानी थर्मल इक्विलिब्रियम के आमेज़े से भरी हुई थी। हर चीज़ एक दूसरे के साथ मुकम्मल तवाज़ुन में थी। ये सब सुनकर तो लगता है जैसे कायनात एक मुकम्मल लाकानूनियत का शिकार था। मतलब अगर ज़र्रात इतनी आसानी से बन और फना हो रहे थे, तो फिर कोई भी चीज़ मुस्तकिल कैसे हो सकती थी? किस चीज़ ने इस शोरबे को मुकम्मल तौर पर बेमानी होने से रोका? क्या इस अफरा तफरी में भी कोई उसूल थे? जी हाँ, और ये बहुत अहम नुक्ता है। हरारती तवाज़ुन की हालत में भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कभी नहीं बदलती। उन्हें बका के कवानीन या कॉन्जर्वेशन लॉज कहते हैं। ये इस कायनाती नुस्खे के आप कह लें बुनियादी उसूल थे। अच्छा, किचन के उसूल। जी, किचन के उसूल जिनकी खिलाफ वर्जी नामुमकिन थी। और 3 सबसे अहम कवानीन थे जो आज भी हमारी कायनात पर लागू हैं। पहला कानून सबसे सादा है, बरकी चार्ज का बका, इलेक्ट्रिक चार्ज कॉन्जर्वेशन। जी, कायनात का कुल चार्ज हमेशा सिफ्र रहता है। आप फोटॉन से एक मस्बत चार्ज वाला पॉजिट्रॉन और एक मनफी चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन बना सकते हैं,
लेकिन आप कभी भी सिर्फ एक मस्बत या सिर्फ एक मनफी चार्ज नहीं बना सकते। खालिस चार्ज हमेशा सिफर रहता है, यानी कायनात अपने खाते में कभी भी उधार नहीं रखती। हर मस्बत के लिए एक मनफी लाजिम है। बिल्कुल। अब आते हैं दूसरे और शायद सबसे अहम कानून पर, बैरियन नंबर का बका। जी, बैरियन नंबर का बका। बैरियन वो भारी ज़र्रात हैं जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कानून ये कहता है कि बैरियन्स की कुल तादाद में से एंटी बैरियन्स की तादाद को घटाकर जो अदद आता है वो हमेशा एक जैसा रहता है। 1 मिनट। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर कायनात सिफर बैरियन नंबर से शुरू हुई थी तो उसे हमेशा सिफर पर ही रहना चाहिए था, यानी जितने प्रोटॉन बनाए उतने ही एंटी प्रोटॉन भी बने होंगे। अगर ऐसा है तो आज हम यहाँ कैसे मौजूद हैं? इन सबको तो एक दूसरे को फना करके वापस रोशनी में बदल जाना चाहिए था। आपने इस कायनात के सबसे बड़े राज की तरफ इशारा किया है। इसी कानून की वजह से आज मादा मौजूद है, क्योंकि हर बैरियन के लिए एक एंटी बैरियन होता तो जैसे ही कायनात ठंडी होती सब कुछ फना होकर तवानाई में बदल चुका होता। आज कायनात में सिर्फ रोशनी होती। नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि किसी वजह से हर 1 अरब एंटी बैरियन्स के लिए 1 अरब और बैरियन बना था। वो एक इजाफी बैरियन ही था जो फना होने से बच गया, और आज हम उसी बच जाने वाले मादे से बने हैं। 1 सेकंड। 1 अरब एंटी बैरियन्स के लिए 1 अरब और बैरियन, यानी ये मामूली सी जीत, 1 अरब में 1 की जीत ने इस पूरी कायनात को फना होने से बचा लिया। हम सब, ये सितारे, ये गहकशाएं, सब कुछ कायनात की एक हिसाबी गलती का नतीजा है। ये तो जहन घुमा देने वाली बात है। उसे कायनाती हिसाबी गलती कहना एक दिलचस्प तरीका है। फिजिक्स की जबान में हम उसे मैटर एंटी मैटर एसिमेट्री कहते हैं, और ये बैरियन नंबर का कानून हमें ये बताता है कि ये अदम तवाजुन शुरू से ही मौजूद था। अब आते हैं तीसरे कानून पर, लेप्टॉन नंबर का बका। अच्छा, ये हल्के ज़र्रात हैं जैसे इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो? बिल्कुल। लेप्टॉन ग्रीक लफ्ज लेप्टॉस से है, जिसका मतलब है हल्का। बैरियन नंबर की तरह इनकी कुल तादाद यानी लेप्टॉन्स की तादाद माइनस एंटी लेप्टॉन्स की तादाद भी हमेशा महफूज रहती है। तो ये बैरियन्स और लेप्टॉन्स, ये क्या सिर्फ भारी और हल्के की तकसीम है या इसमें कुछ और भी है? ये सिर्फ नाम नहीं है, ये ज़र्रात की 2 अलग अलग फैमिलीज हैं। आप एक फैमिली के मेंबर को दूसरी में तब्दील नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, इसी तरह जैसे आप शतरंज में प्यादे को बादशाह के उसूलों पर नहीं चला सकते। हर फैमिली के अपने उसूल हैं। तो इस सब का क्या मतलब है? मतलब ये कि कायनात कुछ भी नहीं बना सकती थी, उसे इन कवानीन की पाबंदी करनी थी, जैसे एक शेफ को नुस्खे के उसूलों की पाबंदी करनी पड़ती है। जी बिल्कुल। कायनात के तमाम अज्जा का तायुन दर्जा हरारत और उन बका के कवानीन की इब्तदाई कदरों से होता है। ये कायनात की बुनियादी तरकीब के मुस्तकिल हिस्से हैं। दर्जा हरारत ये तय करता था कि कौन से ज़र्रात मेन्यू पर हैं, और बका के कवानीन ये तय करते थे कि उन ज़र्रात को किस तरह बनाया या फना किया जा सकता है। ठीक है, तो हमारे पास हेड शेफ यानी दर्जा हरारत है, हमारे पास किचन के उसूल यानी बका के कवानीन भी हैं। अब असल नुस्खे की बात करते हैं। अज्जा का तनासुब क्या था? इस शोरबे में क्या कुछ किस मिकदार में मौजूद था? यहाँ सबसे हैरानकुन और अहम बात सामने आती है। असल नुस्खा इन कवानीन के कदरों का खास तौर पर बैरियन्स नंबर का फोटॉन्स की तादाद से तनासुब है, और मुशाहिदात से जो सबसे अहम अदद मिला है वो बैरियन्स नंबर पर फोटॉन का है। और वो अदद क्या है जिसने सब कुछ बदल दिया? वो अदद नाकाबिले यकीन हद तक छोटा है। जैसे कि हमने अभी बात की, कायनात में हर 1 अरब फोटॉन्स के लिए सिर्फ 1 बैरियन मौजूद था। हर 1 अरब फोटॉन्स के लिए सिर्फ 1? जी, 1 अरब रोशनी के ज़र्रात के मुकाबले में सिर्फ 1 प्रोटॉन या न्यूट्रॉन। ये बात हजम करना मुश्किल है। तो मादा यानी वो चीज़ जिससे हम सैयारे और सितारे बनाए हैं, वो तवानाई और रोशनी के इस अजीम व शान समंदर में सिर्फ एक मामूली सा मसाला था। ये तो ऐसा है जैसे आप समंदर में नमक का एक दाना डाल दें। बिल्कुल, आप इसे तख्लीक का मसाला कह सकती हैं, और ये कायनात का सबसे बड़ा राज और सबसे अहम हकीकत है। मादे की ये मामूली सी मिलावट ही वो चीज़ है जिसने कायनात को वो शक्ल दी जो आज हम देखते हैं। अगर ये तनासुब सिफर होता तो कायनात में सिर्फ रोशनी और तवानाई होती, कोई सितारे नहीं, कोई गहकशाई नहीं, कोई जिंदगी नहीं। और अगर बहुत ज्यादा होता तो? और अगर ये तनासुब बहुत ज्यादा होता, मसलन हर 100 फोटॉन्स के लिए 1 बैरियन, तो कायनात की कशिश शक्ल इतनी ज्यादा होती कि वो फैलने के फौरन बाद ही अपने आप में वापस सुकड़ जाती, जिसे बिग क्रंच कहते हैं। तो दोनों सूरतों में एक बेमानी कायनात होती। जी,
इस सूरत में भी सितारे और गहकशाएं बनने का वक्त ही ना मिलता। तो ये 1 अरब में 1 का तनासुब एक तरह का गोल्डीलॉक्स जोन है, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, बल्कि बिल्कुल ठीक, ताकि एक दिलचस्प कायनात वजूद में आ सके। आप इसे ऐसा कह सकती हैं, ये तनासुब कायनात के लिए बिल्कुल ठीक था। लेकिन ये इतना कम क्यों है? ये जदीद कॉस्मोलॉजी के बड़े सवालों में से एक है। हम नहीं जानते क्या कायनात शुरू ही ऐसे हुई थी, या फिर बाद में किसी अमल ने इजाफी फोटॉन्स पैदा किए जिसने इस तनासुब को कम कर दिया। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें कायनात की इब्तिदा के बारे में मजीद गहरी समझ देगा। तो इब्तदाई कायनात का नुस्खा हैरत अंगेज तौर पर सादा था। ऐसा शोरबा जो हर मुमकिन जर्रे से भरा था, जिसे दर्जाए हरारत इजाज़त दे, जिस पर चंद अटल कवानीन लागू थे, और उसमें तवानाई के वसी समंदर में माद्दे का एक छोटा सा छिड़काव था। हेड शेफ दर्जाए हरारत था, जो इस बात को यकीनी बना रहा था कि हर चीज़ एक बेहतरीन तवाज़न में रहे। अज्जा तैयार हो चुके, लेकिन असल पकवान तो तब शुरू हुआ जब कायनात ने ठंडा होते हुए चंद सानियों में पूरा मेन्यू बदल डाला। और सोचने की बात यह है कि इस सादे से नुस्खे में वो तमाम मालूमात मौजूद थीं जिनसे बिलाखिर गहकशाएं, सितारे और जिंदगी वजूद में आई। ये हमें इस सवाल पर गौर करने पर मजबूर करता है कि क्या ये नुस्खा मुख्तलिफ हो सकता था? क्या कायनात में माद्दा और तवानाई का तनासुब कुछ और हो सकता था? और अगर होता तो वो कायनात कैसी होती? जी, या कायनात को पकाने का यही वाहिद तरीका था? ये सवालात फिजिक्स से निकलकर फ़लसफ़े के दायरे में दाखिल हो जाते हैं। अगले हिस्से में हम इब्तिदाई कायनात के असल लम्हा ब लम्हा पकने के अमल का जायज़ा लेंगे, जब पहले चंद मिनटों ने हमेशा के लिए कायनात की तकदीर लिख दी और उन अज्जा से पहला एटॉमिक मरकज़ा तैयार हुआ। और पिछले हिस्सों में हमने, आप कह सकते हैं कि सुरागों का पीछा किया था। सुराग, बिल्कुल। हमने कायनात के फैलाव की बात की और फिर कायनाती माइक्रोवेव पस मंज़र की ताबकारी यानी उसके माजी की एक गूंज सुनी। और ये दोनों सबूत हमें एक ही नतीजे पर लाए कि कायनात का आगाज़ इंतहाई गर्म और कसीफ था। जी, लेकिन अब तक हमने सिर्फ इशारों पर बात की है, कहानी के ट्रेलर्स देखे हैं, यूं कह लें। आज हम इन तमाम सुरागों को जोड़कर एक मुकम्मल फिल्म बनाने वाले हैं। तो अब वक्त है पूरी फिल्म देखने का। बिल्कुल, वो फिल्म जिसका हर फ्रेम एक नया ज़माना था। हम कायनात की तारीख के पहले 3 मिनट का सफ़र करेंगे, ठीक उस वक्त से जब दर्जा हरारत 100 अरब डिग्री केल्विन था। और ये सफ़र एक फिल्म की। अब आते हैं तीसरे कानून पर, लेप्टॉन नंबर का बका। अच्छा, ये हल्के ज़र्रात हैं जैसे इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो? बिल्कुल, लेप्टॉन ग्रीक लफ्ज लेप्टॉस से है, जिसका मतलब है हल्का। बेरियन नंबर की तरह इनकी कुल तादाद यानी लेप्टॉन्स की तादाद माइनस एंटी लेप्टॉन्स की तादाद भी हमेशा महफूज रहती है। तो ये बेरियॉन्स और लेप्टॉन्स, ये क्या सिर्फ भारी और हल्के की तकसीम है या इसमें कुछ और भी है? ये सिर्फ नाम नहीं है, ये ज़र्रात की 2 अलग अलग फैमिलीज हैं। आप एक फैमिली के मेंबर को दूसरी में तब्दील नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, इसी तरह जैसे आप शतरंज में प्यादे को बादशाह के उसूलों पर नहीं चला सकते। हर फैमिली के अपने उसूल हैं। तो इस सब का क्या मतलब है? मतलब ये कि कायनात कुछ भी नहीं बना सकती थी, उसे इन कवानीन की पाबंदी करनी थी, जैसे एक शेफ को नुस्खे के उसूलों की पाबंदी करनी पड़ती है। जी बिल्कुल। कायनात के तमाम अज्जा का तायुन दर्जा हरारत और उन बका के कवानीन की इब्तदाई कदरों से होता है। ये कायनात की बुनियादी तरकीब के मुस्तकिल हिस्से हैं। दर्जा हरारत ये तय करता था कि कौन से ज़र्रात मेन्यू पर हैं, और बका के कवानीन ये तय करते थे कि उन ज़र्रात को किस तरह बनाया या फना किया जा सकता है। ठीक है, तो हमारे पास हेड शेफ यानी दर्जा हरारत है, हमारे पास किचन के उसूल यानी बका के कवानीन भी हैं। अब असल नुस्खे की बात करते हैं। अज्जा का तनासुब क्या था? इस शोरबे में क्या कुछ किस मिकदार में मौजूद था? यहाँ सबसे हैरानकुन और अहम बात सामने आती है। असल नुस्खा इन कवानीन के कदरों का ख़ास तौर पर बेरियॉन्स नंबर का फोटॉन्स की तादाद से तनासुब है, और मुशाहिदात से जो सबसे अहम अदद मिला है वो बेरियॉन्स नंबर पर फोटॉन का है। और वो अदद क्या है जिसने सब कुछ बदल दिया? वो अदद नाकाबिले यकीन हद तक छोटा है। जैसे कि हमने अभी बात की, कायनात में हर 1 अरब फोटॉन्स के लिए सिर्फ 1 बेरियॉन मौजूद था। हर 1 अरब फोटॉन्स के लिए सिर्फ 1? जी, 1 अरब रोशनी के ज़र्रात के मुकाबले में सिर्फ 1 प्रोटॉन या न्यूट्रॉन। ये बात हजम करना मुश्किल है। तो माद्दा यानी वो चीज़ जिससे हम सैयारे और सितारे बनाए हैं, वो तवानाई और रोशनी के इस अजीम व शान समंदर में सिर्फ एक मामूली सा मसाला था।
ये तो ऐसा है जैसे आप समंदर में नमक का एक दाना डाल दें। बिल्कुल, आप इसे तख्लीक का मसाला कह सकती हैं, और ये कायनात का सबसे बड़ा राज और सबसे अहम हकीकत है। मादे की ये मामूली सी मिलावट ही वो चीज़ है जिसने कायनात को वो शक्ल दी जो आज हम देखते हैं। अगर ये तनासुब सिफर होता तो कायनात में सिर्फ रोशनी और तवानाई होती, कोई सितारे नहीं, कोई गहकशाई नहीं, कोई जिंदगी नहीं। और अगर बहुत ज्यादा होता तो? और अगर ये तनासुब बहुत ज्यादा होता, मसलन हर 100 फोटॉन्स के लिए एक बैरियन, तो कायनात की कशिश शक्ल इतनी ज्यादा होती कि वो फैलने के फौरन बाद ही अपने आप में वापस सुकड़ जाती, जिसे बिग क्रंच कहते हैं। तो दोनों सूरतों में एक बेमानी कायनात होती। जी, इस सूरत में भी सितारे और गहकशाएं बनने का वक्त ही ना मिलता। तो ये 1 अरब में एक का तनासुब एक तरह का गोल्डीलॉक्स जोन है, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, बल्कि बिल्कुल ठीक, ताकि एक दिलचस्प कायनात वजूद में आ सके। आप इसे ऐसा कह सकती हैं, ये तनासुब कायनात के लिए बिल्कुल ठीक था। लेकिन ये इतना कम क्यों है? ये जदीद कॉस्मोलॉजी के बड़े सवालों में से एक है। हम नहीं जानते, क्या कायनात शुरू ही ऐसे हुई थी, या फिर बाद में किसी अमल ने इजाफी फोटॉन्स पैदा किए जिसने इस तनासुब को कम कर दिया। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें कायनात की इब्तिदा के बारे में मजीद गहरी समझ देगा। तो इब्तदाई कायनात का नुस्खा हैरत अंगेज तौर पर सादा था। ऐसा शोरबा जो हर मुमकिन जर्रे से भरा था, जिसे दर्जाए हरारत इजाज़त दे, जिस पर चंद अटल कवानीन लागू थे, और उसमें तवानाई के वसी समंदर में मादे का एक छोटा सा छिड़काव था। हेड शेफ दर्जाए हरारत था, जो इस बात को यकीनी बना रहा था कि हर चीज़ एक बेहतरीन तवाज़न में रहे। अज्जा तैयार हो चुके, लेकिन असल पकवान तो तब शुरू हुआ जब कायनात ने ठंडा होते हुए चंद सानियों में पूरा मेन्यू बदल डाला। और सोचने की बात यह है कि इस सादे से नुस्खे में वो तमाम मालूमात मौजूद थीं जिनसे बिलाखिर गहकशाएं, सितारे और जिंदगी वजूद में आई। ये हमें इस सवाल पर गौर करने पर मजबूर करता है कि क्या ये नुस्खा मुख्तलिफ हो सकता था? क्या कायनात में मादा और तवानाई का तनासुब कुछ और हो सकता था? और अगर होता तो वो कायनात कैसी होती? जी, या कायनात को पकाने का यही वाहिद तरीका था? ये सवालात फिजिक्स से निकलकर फ़लसफ़े के दायरे में दाखिल हो जाते हैं। अगले हिस्से में हम इब्तिदाई कायनात के असल लम्हा बलम्हा पकने के अमल का जायज़ा लेंगे, जब पहले चंद मिनटों ने हमेशा के लिए कायनात की तकदीर लिख दी और उन अज्जा से पहला एटॉमिक मरकज़ा तैयार हुआ। और पिछले हिस्सों में हमने, आप कह सकते हैं कि सुरागों का पीछा किया था। सुराग, बिल्कुल। हमने कायनात के फैलाव की बात की और फिर कायनाती माइक्रोवेव पस मंज़र की ताबकारी, यानी उसके माजी की एक गूंज सुनी। और ये दोनों सबूत हमें एक ही नतीजे पर लाए कि कायनात का आगाज़ इंतहाई गर्म और कसीफ था। जी, लेकिन अब तक हमने सिर्फ इशारों पर बात की है। तनासुब कुछ यूं था कि हर एक अरब दूसरे जर्रात के लिए सिर्फ एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन, और इसकी कसाफत यहाँ लिखा है पानी से 38 अरब गुना ज्यादा थी। ये तो नाकाबिले तसव्वुर है। यूं सोचें, अगर माउंट एवरेस्ट इस कसाफत का होता तो उसकी कशिश सकल इतनी ज्यादा होती कि वो जमीन को ही अपनी तरफ खींचकर तबाह कर देता। और ये सब कुछ साकिन नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। कायनात नाकाबिले तसव्वुर तेजी से फैल रही थी। उसका हुजूम हर 0.02 सेकंड में दुगना हो रहा था। इतनी शदीद गर्मी और तवानाई में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का क्या हो रहा था? क्या वो मुस्तहकम थे? नहीं, वो भी इस अफरा तफरी का हिस्सा थे। वो भी मुस्तकिल एक दूसरे में तब्दील हो रहे थे। कैसे? एक न्यूट्रॉन किसी इलेक्ट्रॉन से टकराकर प्रोटॉन बन जाता और एक प्रोटॉन किसी पॉजिट्रॉन से टकराकर न्यूट्रॉन। क्योंकि तवानाई बहुत ज्यादा थी, इसलिए ये दोनों अमल तकरीबन एक ही रफ्तार से हो रहे थे, तो इनकी तादाद तकरीबन बराबर थी। जी, एक तवाजुन कायम था। ठीक है, तो ये हमारा पहला मंजर है, एक गर्म, कसीफ, तेजी से फैलता हुआ और बिल्कुल सादा शोरबा। लेकिन ये फैलाव और ठंडक यकीनन इस तवाजुन को तोड़ने वाली होगी। बिल्कुल। सिर्फ 0.9 सेकंड में दर्जा हरारत 70 अरब डिग्री गिर गया। इतनी शदीद ठंडक का इन जर्रात पर क्या असर पड़ा होगा? दूसरा मंजर, वक्त 0.11 सेकंड, दर्जा हरारत 30 अरब डिग्री केल्विन। अब क्या तब्दीली आ रही है? यहां पर फितरत का एक बहुत बुनियादी उसूल काम करना शुरू कर देता है। वो क्या? न्यूट्रॉन प्रोटॉन से थोड़ा सा, सिर्फ थोड़ा सा भारी होता है। अच्छा, जब कायनात बहुत गर्म थी तो इतनी इजाफी तवानाई थी कि उस मामूली से फर्क की कोई अहमियत नहीं थी। प्रोटॉन आसानी से न्यूट्रॉन में बदल सकता था और न्यूट्रॉन प्रोटॉन में। लेकिन अब जब दर्जा हरारत गिर रहा है तो तवानाई भी कम हो रही है। बिल्कुल,
और अब इस कम तवानाई वाले माहौल में फितरत के लिए भारी न्यूट्रॉन का हल्के प्रोटॉन में तब्दील होना ज़्यादा आसान हो गया है और हल्का प्रोटॉन या भारी न्यूट्रॉन बनाना मुश्किल हो गया है। जी, इसके लिए अब इजाफी तवानाई चाहिए। तो इसका मतलब है कि तवाजुन बिगड़ गया। कायनात अब एक जर्रे को दूसरे पर तरजीह दे रही है। आपने बिल्कुल सही समझा। प्रोटॉन की तादाद बढ़ने लगी है और न्यूट्रॉन की कम होने लगी है। और इस मंजर के इख्तिताम तक तनासुब क्या हो जाता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का तनासुब बदल चुका है। अब कायनात में 62% प्रोटॉन और सिर्फ 38% न्यूट्रॉन रह गए हैं। और ये छोटी सी तब्दीली आगे चलकर कायनात की पूरी कीमियाई साख्त की बुनियाद रखेगी। बिल्कुल, ये तो सिर्फ 1 सेकंड के 10वें हिस्से में हो गया। अगले 1 सेकंड में क्या ड्रामाई तब्दीली आई होगी? कायनात अब 10 अरब डिग्री पर आ चुकी है। तीसरा मंजर, वक्त 1.029 सेकंड, दर्जा हरारत 10 अरब डिग्री केल्विन। 1 सेकंड से कुछ ज्यादा वक्त गुजरा है और यहाँ एक बहुत बड़ी तब्दीली आती है। जी, यहाँ जो हो रहा है उसे फिजिक्स की जबान में न्यूट्रिनो डीकपलिंग कहते हैं। डीकपलिंग यानी अलग हो जाना। बिल्कुल, जैसे जैसे कायनात फैल रही है और ठंडी हो रही है, इसकी कसाफत तेजी से कम हो रही है, यानी जर्रात के दरमियान फासला बढ़ रहा है। जी, और उनके टकराने के इम्कानात कम हो रहे हैं। न्यूट्रिनो जो दूसरे जर्रात के साथ वैसे भी बहुत कमज़ोर तामुल करते हैं, अब उनके लिए किसी दूसरे जर्रे से टकराना तकरीबन नामुमकिन हो गया है। तो वो एक तरह से आज़ाद हो जाते हैं, जैसे भेड़ में से निकलकर अपना अलग रास्ता ले लिया हो। बेहतरीन मिसाल है। वो अब आज़ाद जर्रात की तरह कायनात में सफ़र करेंगे, जैसे कायनात के भूत। तो कहानी में उनका किरदार ख़त्म, बराह रास्त किरदार ख़त्म, लेकिन वो गायब नहीं हुए। उनकी तवानाई आज भी कायनात में मौजूद है और कायनात के फैलाव पर कशिश सकल के जरिए असरअंदाज़ा होती रहती है। अच्छा, और इसी दौरान इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का क्या बन रहा है? उनका खात्मा शुरू हो गया है। वो क्यों? क्योंकि दर्जा हरारत अब इतना गिर चुका है कि ताबकारी यानी फोटॉन्स में इतनी तवानाई नहीं रही कि वो टकराकर नए इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन जोड़े बना सकें। लेकिन वो एक दूसरे से टकराकर फना तो अब भी हो रहे होंगे। जी, तो इनकी तख्लीक का अमल तकरीबन रुक गया है, लेकिन फना का अमल पूरी तेजी से जारी है। तो इनकी तादाद तेजी से कम हो रही है और न्यूट्रॉन, उनका तनासुब अब क्या है? वो और भी कम हो गए हैं। न्यूट्रॉन प्रोटॉन का तवाजुन अब 24% न्यूट्रॉन और 76% प्रोटॉन पर आ गया है। न्यूट्रॉन बहुत तेजी से खत्म हो रहे हैं। अब एक अहम सवाल पैदा होता है, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में जुड़कर एटम के न्यूक्लियाई जैसे हीलियम कब बनाना शुरू करेंगे? कायनात अब काफी ठंडी हो चुकी है ना? चौथा मंजर, वक्त 13.82 सेकंड, दर्जा हरारत 3 अरब डिग्री केल्विन। आपका सवाल बिल्कुल बजा है। अब कायनात टेक्निकल तौर पर इतनी ठंडी हो चुकी है कि हीलियम जैसे मुस्तहकम न्यूक्लियाई बन सकते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ कोई लेकिन है। जी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक बहुत बड़ी रुकावट सामने आ खड़ी होती है। 1 मिनट रुकिएगा, ये बात मेरी समझ में नहीं आई। अगर कायनात इतनी ठंडी हो चुकी है कि हीलियम बन सकता है, तो फिर वो बन क्यों नहीं रहा? यही तो सबसे दिलचस्प बात है। इसे कहते हैं ड्यूटेरियम की रुकावट। ड्यूटेरियम की रुकावट? अच्छा, देखिए, हीलियम का न्यूक्लियस यानी 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन वाला वो एकदम से नहीं बनता। इसके लिए छोटे कदम उठाने पड़ते होंगे। बिल्कुल, पहला और सबसे जरूरी कदम है 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन को जोड़कर ड्यूटेरियम का न्यूक्लियस बनाना। ठीक है, ये भारी हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है। तो मसला क्या है? मसला ये है कि ड्यूटेरियम का न्यूक्लियस बहुत नाजुक होता है, बहुत कमजोर तौर पर जुड़ा होता है। इस 3 अरब डिग्री के दर्जा हरारत पर भी कायनात में अभी भी बहुत से ऐसे ताकतवर फोटॉन मौजूद हैं कि जैसे ही कोई ड्यूटेरियम न्यूक्लियस बनता है, कोई फोटॉन एक छोटे मिसाइल की तरह उससे टकराकर उसे फौरन तोड़ देता है। तो आप भारी अनासिर बनाना ही शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि पहला कदम ही मुमकिन नहीं हो पा रहा। ये तो एक कायनाती ट्रैफिक जैम है। होंगे, बिल्कुल, और यही इस कहानी का सबसे नाजुक लम्हा है। कायनात एक दौर में फंस गई है। कैसी दौर? एक तरफ उसे इतना ठंडा होना है कि ड्यूटेरियम ना टूटे, और दूसरी तरफ ये ठंडक इतनी जल्दी होनी चाहिए कि इससे पहले सारे आज़ाद न्यूट्रॉन खत्म न हो जाएं। और इस मंजर के इख्तिताम तक न्यूट्रॉन की तादाद कितनी रह गई है? कम होकर सिर्फ 17%। वक्त तेजी से गुजर रहा है और हीलियम बनाने के लिए ज़रूरी ईंधन ज़ाया हो रहा है। ये तो वाकई एक रेस लग रही है। क्या कायनात न्यूट्रॉन खत्म होने से पहले इस रुकावट को तोड़ पाएगी? ये तो हमारी फिल्म का क्लाइमैक्स बनता जा रहा है। 5वां मंजर और क्लाइमैक्स, वक्त 3 मिनट 2 सेकंड, दर्जा हरारत 1 अरब डिग्री केल्विन। 3 मिनट गुजर चुके हैं। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन अब तकरीबन मुकम्मल तौर पर फना हो चुके हैं। सूरत हाल अब नाजुक हो चुकी होगी।
नाजुक से भी ज्यादा। ड्यूटेरियम की रुकावट अब भी बरकरार है और एक नया और ज्यादा बड़ा खतरा सामने आ गया है। वो क्या? आज़ाद न्यूट्रॉनों का अपना जवाल। जैसे कि हमने जिक्र किया, एक आज़ाद न्यूट्रॉन खुद मुस्तहकम नहीं होता, वो खुद ब खुद टूट जाता है। अच्छा, इसकी कोई निस्फ हयात होती है? जी, तकरीबन 10 मिनट। इसका मतलब है कि हर 100 सेकंड में तकरीबन 10% आज़ाद न्यूट्रॉन खुद ब खुद प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो में तब्दील हो रहे हैं। तो अब न्यूट्रॉन की तादाद कितनी रह गई है? सिर्फ 14%। तो अगर ये रुकावट मजीद चंद मिनट बरकरार रही तो कायनात में तकरीबन कोई न्यूट्रॉन नहीं बचेगा, हीलियम कभी नहीं बनेगा और कायनात में सिर्फ हाइड्रोजन ही रह जाएगी। बिल्कुल, इसका मतलब है कोई सितारे नहीं, कोई कहकशाएं नहीं, कुछ भी नहीं। जैसा हम आज जानते हैं, सब कुछ इन चंद मिनटों की दौड़ पर मुनहसिर था। और फिर क्लाइमैक्स आता है। जी, इस मंजर के कुछ ही देर बाद तो आखिरकार ये तातील कैसे टूटता है? वक्त 3 मिनट 46 सेकंड, दर्जे हरारत 90 करोड़ डिग्री केल्विन। अचानक एक फैसलाकुन मोड़ आता है। क्या होता है? दर्जे हरारत बिलाखिर इतना गिर जाता है कि ड्यूटेरियम को तोड़ने वाले ताकतवर फोटॉन्स की तादाद बहुत कम हो जाती है। ड्यूटेरियम के न्यूक्लियाई अब बनकर मुस्तहकम रहने लगते हैं। रुकावट टूट जाती है, रुकावट टूट जाती है। और फिर क्या होता है? क्या ये एक सुस्त अमल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे ही ये होता है, एक तेज रफ्तार सिलसिलाए रद्द-ए-अमल शुरू हो जाता है। जैसे किसी डैम के टूटने से पानी का एक जबरदस्त रेला आता है। वाओ! वैसे ही तकरीबन तमाम बाकी माद्दा के 13-14% न्यूट्रॉन्स फौरी तौर पर हीलियम के न्यूक्लियाई में पिक हो जाते हैं। मतलब वो सब एक साथ इस्तेमाल हो जाते हैं। जी, ड्यूटेरियम बनता है, वो फौरन दूसरे ज़र्रात से मिलकर हीलियम 3 और ट्राइटियम बनाता है और वो फिर मिलकर इंतहाई मुस्तहकम हीलियम 4 बनाते हैं। ये सब कुछ चंद सेकंड्स में हो जाता है। तो क्या इस अमल में लोहे या कार्बन जैसे भारी अनासिर भी बनते हैं? नहीं, और ये एक बहुत अहम नुक्ता है। सिलसिला रद्द-ए-अमल हीलियम पर आकर रुक जाता है। क्यों? इसकी वजह यह है कि फितरत में 5 या 8 न्यूक्लियॉन पर मुश्तमिल कोई मुस्तहकम न्यूक्लियस नहीं होता। आप 2 हीलियम न्यूक्लियाई को आसानी से जोड़ नहीं सकते, तो भारी अनासिर बाद में बनते हैं। जी, उनके लिए आपको सितारों के अंदर मौजूद शदीद दबाव और दर्जा हरारत की ज़रूरत होती है, जो अरबों साल बाद मुमकिन होगा। तो इस एक लम्हे में, सिर्फ चंद सेकंड्स के अंदर कायनात का बुनियादी कीमियाई ढांचा हमेशा के लिए तय हो जाता है। बिल्कुल, कायनात का तकरीबन 22 से 28% माद्दा हीलियम बन जाता है और बाकी हाइड्रोजन की शक्ल में रह जाता है। ये वही खाम माल है जिससे लाखों साल बाद तमाम सितारे और कहकशाएं बनेंगी। पहले 3 मिनट और 46 सेकंड्स में जो होना था वो हो चुका था। हमने फिल्म के पहले 3 मिनट और 46 सेकंड्स देख लिए। एक नाकाबिले तसव्वुर गर्म शोरबे से लेकर ऐसी कायनात तक जिसकी बुनियादी कीमियाई साख्त तय हो चुकी थी। ये सब सुनने में बहुत दिलचस्प है, लेकिन हम इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि ये सब ऐसे ही हुआ था? ये सब नज़रियाती मॉडल्स हैं, है ना? ये बेहतरीन सवाल है और इसका जवाब हमारे गिर्द मौजूद है। कैसे? कायनात में आज भी मौजूद तकरीबन 25% हीलियम उन पहले 3 मिनट की खामोश गवाही दे रही है। अच्छा, सितारे अपनी ज़िंदगी में हीलियम बनाते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा मिकदार में नहीं बना सकते जितनी हम कायनात में देखते हैं। ये इजाफी हीलियम, जिसे प्राइमोर्डियल हीलियम कहते हैं, सिर्फ और सिर्फ बिग बैंग के उस गर्म मरहले में ही बन सकती थी। तो ये एक ठोस सबूत है। जी, ये उस बात का ठोस सबूत है कि हम वाकई जानते हैं कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन हमारी फिल्म शुरू हुई थी 0.01 सेकंड पर। असल मामला तो अभी बाकी है। इससे पहले क्या हुआ था? बिल्कुल, उस वक्त जब दर्जे हरारत खरबों डिग्री से भी ज्यादा था और कायनात उन अजीबो-गरीब ज़र्रात से भरी हुई थी जिनके कानून हम आज भी पूरी तरह नहीं समझते। इस सवाल का जवाब हमें साइंस की अपनी तारीख के एक दिलचस्प सफ़र पर ले जाता है ना? जी, ये जानने के लिए कि हम ये सब कैसे जानते हैं, हमें उन अजीम दिमागों की कहानी को समझना होगा जिन्होंने इन राजों से पर्दा उठाया। तो अगले हिस्से में हम इसी तारीख के सफ़र पर निकलेंगे, उन गलतियों, ताख़ीरों और साइंस भटकाओं का जायज़ा लेंगे जिन्होंने बिलाखिर कायनात की इस अजीम कहानी को समझने में हमारी मदद की। और आखिर में सोचने के लिए एक ख्याल छोड़े जाते हैं। जी, ज़रूर। हमारी कायनात हमें बड़े पैमाने पर हैरत अंगेज़ तौर पर यकसां और हमवार नज़र आती है,
लेकिन क्या हो अगर हमारी ये वसी कायनात खुद किसी बहुत बड़े गैर हमवार और अफरा तफरी से भरपूर कायनाती ढांचे का सिर्फ एक छोटा सा हमवार और यकसा टुकड़ा हो? क्या ऐसा मुमकिन है कि हम एक बहुत बड़ा कायनाती तूफान के दरमियान एक पुरसुकून जजीरे पर बैठे हों? अब तक हम कायनात की कहानी में वक्त के साथ आगे ही बढ़ते आए हैं, पहले सेकंड से लेकर पहले चंद मिनट तक। लेकिन आज हम कुछ मुख्तलिफ करने वाले हैं। आज हम वक्त में आगे नहीं बल्कि पीछे चलेंगे, और सिर्फ कायनात की तारीख में ही नहीं बल्कि साइंस की तारीख में भी। हम उन साइंटिस्ट्स के पीछे जाएंगे जिन्होंने कायनात के सबसे बड़े सुरागों में से एक को देखा मगर पहचान न सके। आज की गुफ्तगू एक साइंस जासूसी कहानी की तरह है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये कहानी 1965 में अपने अंजाम को पहुंची, जब कायनाती माइक्रोवेव पेश मंजर की ताबकारी यानी कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन दरियाफ्त हुई, और ये 20वीं सदी की शायद सबसे अहम दरियाफ्तों में से एक थी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। हैरत अंगेज तौर पर यह एक इत्तेफाकी दरियाफ्त थी, मतलब किसी ने इसे जानबूझकर नहीं ढूंढा था। हालांकि इसकी पेशगोई तकरीबन 20 साल पहले हो चुकी थी, और यही आज का मरकजी मामला है। अगर एक ठोस काबिले पैमाइश पेशगोई मौजूद थी तो फिर किसी ने इसे तलाश करने की कोशिश क्यों नहीं की? साइंस की दुनिया में ऐसा क्यों हुआ कि इतना बड़ा सुराग इतने अरसे तक नज़रअंदाज उतरा रहा? आज हम इसी मामले को हल करने की कोशिश करेंगे। तो चलें इस जासूसी कहानी का आगाज करते हैं। कहानी शुरू होती है 1940 के दहाई के आखिर में। जॉर्ज गैमो, जो कि एक बहुत ही ज़हीन और रंगीन शख्सियत के साइंटिस्ट थे, और उनके दो नौजवान साथी रैल्फ एल्फर और रॉबर्ट हर्मन बिग बैंग नज़रिए के एक बहुत बड़े सवाल से निपट रहे थे। वो क्या जानना चाहते थे? वो कायनात की तरकीब जानना चाहते थे। उनका सवाल ये था कि ये जो हम अपने गिर्द इतने सारे कीमियाई अनासिर देखते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लोहा, सोना, ये आखिर बने कैसे? उनका नज़रिया ये था कि कायनात की शुरुआत खालिस न्यूट्रॉन्स के एक इंतहाई गर्म और घने शोरबे से हुई, और जैसे जैसे ये कायनाती शोरबा फैला और ठंडा हुआ, इसमें मौजूद ज़र्रात आपस में जुड़कर मुख्तलिफ अनासिर के न्यूक्लियाई बनाते गए। अच्छा, यानी वो कायनात के इब्तदाई चूल्हे पर पकने वाली डिश की तरकीब समझने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब उन्होंने इस तरकीब पर हिसाब किताब शुरू किया तो एक बहुत ही अजीब और गैर मुतवक्का चीज़ सामने आई। जी, उन्होंने पता चला कि उनका मॉडल सिर्फ एक ही सूरत में काम कर सकता था। अगर आज कायनात में जितनी हीलियम मौजूद है वो बिग बैंग में सिर्फ तभी बन सकती है अगर इब्तिदाई कायनात में एक ख़ास किस्म का तवाज़ुन हो। और वो तवाज़ुन ये था कि माद्दे के हर एक ज़र्रे यानी हर एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के मुकाबले में तकरीबन 1 अरब फोटॉन यानी रोशनी के ज़र्रात मौजूद हों। एक माद्दा 1 अरब फोटॉन, ये तो बहुत ज़्यादा है। मतलब कायनात में माद्दा तो बस रोशनी के समंदर में चंद छींटों के बराबर था। आखिर इतनी ज़्यादा रोशनी क्यों पेश आई? ये एक बेहतरीन सवाल है। देखिए, इसकी वजह यह है कि अनासिर का बनना एक बहुत नाजुक अमल है। अगर फोटॉन बहुत कम होते तो ज़र्रात इतनी तेज़ी से आपस में जुड़ते कि कायनात में तकरीबन तमाम हाइड्रोजन भारी अनासिर में बदल जाती, जो कि हकीकत के खिलाफ है। सही। और अगर फोटॉन बहुत ज़्यादा होते तो उनकी तवानाई हर बनने वाले न्यूक्लियस को फ़ौरन तोड़ देती और हीलियम बन ही न पाती। तो वो 1 अरब का निस्बत एक तरह का स्वीट स्पॉट था जो आज की कायनात से मुताबिक रखता था। ठीक है, ये बात समझ में आती है, लेकिन यहाँ से बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। अगर इब्तिदाई कायनात रोशनी के इस अजीम सैलाब में नहाई हुई थी तो वो सारी रोशनी, वो सारे फोटॉन आज कहाँ हैं? कहीं नहीं गए। वो आज भी यहीं हैं, पूरी कायनात में फैली हुई। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कायनात के अरबों साल के फैलाव ने उस रोशनी की तवानाई को बहुत कम कर दिया है, उसे ठंडा कर दिया है। 1948 में उन्होंने हिसाब लगाकर एक ठोस पेशगोई की, और वो पेशगोई क्या थी? उन्होंने कहा कि ये बची हुई तापकारी आज भी पूरी कायनात में एक मध्यम सी माइक्रोवेव गूंज की शक्ल में मौजूद होनी चाहिए, जिसका दर्जा हरारत मुतलक सिफर से सिर्फ 5 डिग्री ऊपर यानी 5 केल्विन होगा। 5 केल्विन, तो ये था वो पहला वाज़े सुराग। ये कोई मुबहम ख्याल नहीं था, बल्कि एक ठोस नंबर था जिसे हालात से नापा जा सकता था। ये तो किसी भी नज़रिए के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी होनी चाहिए थी। तो फिर क्या हुआ? साइंटिस्ट्स ने फौरन अपने रेडियो टेलीस्कोप्स इस 5 केल्विन की गूंज को ढूंढने के लिए क्यों नहीं मोड़ दिए? हमारी जासूसी कहानी का सबसे बड़ा सवाल यही है कि तफ्तीश में क्या गलतियां हुईं। यहीं पर यह कहानी एक अलमासिये की शक्ल इख्तियार कर लेती है। इस सुराख के नज़रअंदाज होने की एक नहीं बल्कि 3 बड़ी वजूहात थीं,
और पहली वजह थी एक नाकिस नजरिया। नाकिस नजरिया? लेकिन आपने अभी कहा कि उन्होंने हीलियम की मिकदार और 5 केल्विन तापकारी की दुरुस्त पेशगोई की थी। ये नाकिस कैसे हुआ? हाँ, लेकिन उनका असल मकसद सिर्फ हीलियम बनाना नहीं था, बल्कि कायनात में मौजूद तमाम भारी अनासिर को बिग बैंग में बनाना था। और यहाँ उनका नजरिया एक दीवार से टकरा गया। वो ये तो बता सके कि हाइड्रोजन से हीलियम कैसे बनी, लेकिन ये वजाहत नहीं कर सके कि हीलियम से आगे कार्बन, ऑक्सीजन और दूसरे भारी अनासिर कैसे बने। क्यों? वहाँ क्या मसला था? मसला ये था कि न्यूक्लियर फिजिक्स में 5 या 8 न्यूक्लियॉन पार्टिकल्स वाला कोई मुस्तहकम न्यूक्लियस नहीं होता। अच्छा, अगर आप एक प्रोटॉन और हीलियम न्यूक्लियस को जोड़ें तो 5 न्यूक्लियॉन वाला न्यूक्लियस बनता है, जो फौरन टूट जाता है। अगर आप 2 हीलियम न्यूक्लियाई को जोड़ें तो 8 न्यूक्लियॉन वाला न्यूक्लियस बनता है, वो भी फौरन टूट जाता है। तो गोया भारी अनासर बनाने की फैक्ट्री में एक अहम मशीन ही गायब थी। ये बात थोड़ी अजीब लगती है। साइंस में अक्सर ऐसा होता है कि नज़रिए के कुछ हिस्से गलत और कुछ सही होते हैं। तो क्या उस वक्त के साइंटिस्ट्स ने बच्चे को भी पानी के साथ ही फेंक दिया, सिर्फ इसलिए कि वो भारी अनासिर नहीं बना सके? उन्होंने हीलियम और 5 केल्विन वाली दुरुस्त पेशगोई को भी अक्सर मुस्तरद कर दिया। बिल्कुल, और यही इस कहानी का अलमासिया है। इस बड़ी खामी की वजह से ज्यादातर साइंटिस्ट्स ने गैमो के पूरे नज़रिए को संजीदगी से नहीं लिया, और जब उन्होंने पूरे नज़रिए को एक नाकाम कोशिश समझकर रद्द कर दिया तो उसी के साथ उसकी दुरुस्त पेशगोइयां भी नज़रअंदाज हो गईं। वो तो वहीं एक ऐसी फाइल में दबकर रह गईं जिसे सबने बंद कर दिया था। जी बिल्कुल, तो ये बात समझ में आती है कि अगर मरकजी नज़रिया ही फ्लॉड समझा जा रहा हो तो उससे जुड़े पेशगोइयों को भी नज़रअंदाज कर दिया जाएगा। लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा लगता है। क्या सिर्फ यही वजह थी या इन साइंटिस्ट्स की कम्युनिटी में आपस में राब्ते का भी कोई मसला था? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। दूसरी वजह थी राब्ते का शदीद फुकदान। ये नज़रियाती तबीयतदानों और तजुर्बा करने वाले माहिरीन के दरमियान राब्ते की एक क्लासिक नाकामी थी। गैमो की टीम ने अपनी पेशगोई पर ज्यादा जोर इसलिए भी नहीं दिया क्योंकि उन्हें किसी ने बता दिया था कि उस वक्त की टेक्नोलॉजी इतनी हसास नहीं कि 5 केल्विन जैसे कम दर्जाए हरारत को नाप सके। लेकिन सितम ज़रीफ़ी तो ये है कि टेक्नोलॉजी ना सिर्फ मौजूद थी बल्कि वो पहले ही इस्तेमाल हो चुकी थी। मैंने पढ़ा है कि 1946 में, यानी उस पेशगोई से भी 2 साल पहले, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में रॉबर्ट डिकी नामी साइंटिस्ट की सरबराही में एक टीम ये साबित कर चुकी थी कि कायनाती पेशमंजर का दर्जा हरारत 20 केल्विन से कम है। बिल्कुल, लेकिन वो कायनाती तापकारी नहीं ढूंढ रहे थे। ये नतीजा रेडार पर काम करते हुए एक दूसरे तजुर्बे से ज़िमनी निकल आया था, और खुद डिकी भी इस नतीजे की अहमियत को उस वक्त नहीं समझे और उसे भूल गए। यानी एक तरफ नज़रियाती माहिरीन सोच रहे थे कि इसे नापा नहीं जा सकता, दूसरी तरफ तजुर्बाती माहिरीन इसे अनजाने में नाप कर भूल चुके थे। ये तो किसी फिल्म का सीन लगता है। और गलतफहमियों का ये सिलसिला बिलखुसूस सतह पर भी फैला हुआ था। इसी दौरान सोवियत यूनियन में याकोव जेल्डोविच नामी एक बड़े साइंटिस्ट खुद भी गर्म इब्तिदाई कायनात के नज़रिए पर काम कर रहे थे। उन्होंने एक अमेरिकन टेक्निकल मैगजीन में स्काई टेम्परेचर यानी आसमान का दर्जा हरारत की इस्तिलाह पढ़ी और उसका गलत मतलब निकाल लिया। ओह, उन्होंने क्या समझा? उन्होंने समझा कि ये तापकारी पहले ही नापी जा चुकी है और ये 1 केल्विन से भी कम है। इस एक गलतफहमी ने उन्हें गर्म इब्तिदाई कायनात के नज़रिए को तर्क करने पर मजबूर कर दिया। नाकाबिले यकीन। तो एक गिरोह के पास नज़रिया था मगर वो समझते थे कि इसे परखा नहीं जा सकता। दूसरे के पास हालात थे मगर उन्हें मालूम नहीं था कि तलाश क्या करना है। और तीसरे ने समझा कि तलाश हो चुकी है और नतीजा मनफी है। ये तो गलतियों की एक कॉमेडी लग रही है। बिल्कुल, और इस सब के पीछे तीसरी और शायद सबसे गहरी वजह काम कर रही थी, एक नफ्सियाती रुकावट। उस वक्त के साइंटिस्ट्स पहले 3 मिनट जैसे नज़रियात को संजीदगी से लेने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार ही नहीं थे। इसका क्या मतलब है कि वो तैयार नहीं थे? क्या वो इससे डरते थे या इसे गैर साइंसी कयास आराई समझते थे? ये एक तरह से दोनों का इम्तिजाज था। ये कायनात का इतना दूर दराज माजी था और वहाँ के हालात, अरबों डिग्री दर्जा हरारत और नाकाबिले तसव्वुर दबाव इतने शदीद थे कि तबीयतदानों को ये भरोसा ही नहीं था कि उनके बनाए हुए कवानीन जो वो ज़मीन पर लेबॉरेटरी में परखते हैं वहाँ लागू भी हो सकते हैं या नहीं। अच्छा, तो ये एक ऐसी सरहद थी जिसे पार करने से वो हिचकिचा रहे थे। जी, जैसे स्टीवन वाइनबर्ग खुद कहते हैं कि हमारी गलती ये नहीं कि हम अपने नज़रियात को बहुत ज़्यादा संजीदगी से लेते हैं, बल्कि ये है कि हम उन्हें काफ़ी संजीदगी से नहीं लेते। वाह, ये बहुत गहरी बात है। तो इन तीनों वजूहात
एक फ्लॉड नज़रिया, राब्ते की कमी और एक नफसियाती रुकावट की वजह से एक अजीम पेशगोई तकरीबन 2 दहाइयों तक गुमनामी के अंधेरों में पड़ी रही। फिर 1964 में कहानी न्यू जर्सी में वाकई मशहूर जमाना बेल लैब्स पहुंचती है। 2 रेडियो माहिर फलकियात आर्नो पेंजियास और रॉबर्ट विल्सन एक बहुत बड़ा हॉर्न एंटेना पर काम कर रहे थे। वो हमारी कहकशा मिल्की वे से आने वाली रेडियो लहरों का एक बहुत ही दुरुस्त नक्शा बनाने की कोशिश कर रहे थे। उसके लिए उन्हें अपने आलात से हर किस्म का बैकग्राउंड नॉइस खत्म करना था, लेकिन उन्हें अपने एंटेना में एक मुसलसल, मध्यम और हर सिमत से आने वाली एक अजीब सी हिस या नॉइस सुनाई दे रही थी। ये शोर न दिन में बदलता था, न रात में, न मौसम के साथ। ये हर वक्त हर जगह मौजूद था और ये उन्हें बहुत परेशान कर रहा था, क्योंकि वो इसे अपने आलात की खराबी समझ रहे थे, बहुत ज़्यादा। उन्होंने इसे ख़त्म करने की हर मुमकिन कोशिश की। उन्होंने अपने आलात को बार बार चेक किया, उनकी वायरिंग बदली और यहाँ तक कि एक मशहूर वाक़या है कि उन्होंने एंटेना के अंदर कबूतरों ने जो घोंसला बना रखा था और गंदगी फैलाई थी, उसे भी साफ़ किया, ये सोचकर कि शायद ये शोर इसी वजह से है। मैं तसव्वुर कर सकती हूँ कि वो कितने परेशान होंगे। ये कबूतरों का शोर ख़त्म क्यों नहीं हो रहा? लेकिन जब कबूतरों को हटाने के बाद भी शोर वहीं का वहीं रहा, तब उन्हें अंदाज़ा हुआ होगा कि ये मसला कबूतरों का नहीं बल्कि कायनात का है। बिल्कुल, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है। उन्होंने इत्तेफाकन वो भूला हुआ सुराग ढूंढ लिया था, लेकिन उन्हें उसकी अहमियत का कोई अंदाज़ा नहीं था। उनके पास डेटा था, लेकिन कोई नज़रिया नहीं था। तो फिर राज कैसे खुला? उन्हें कैसे पता चला कि ये मामूली शोर नहीं बल्कि कायनात के आगाज़ की गूंज है? ये इस कहानी का सबसे दिलचस्प और ड्रामेटिक मोड़ है। ठीक उसी वक्त बेल लैब से सिर्फ चंद मील के फासले पर प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में रॉबर्ट डिके, वही साइंटिस्ट जिन्होंने 1946 में 20 केल्विन की हद मुकर्रर की थी, जी वही, ने आज़ादाना तौर पर कायनाती तबकारी के नज़रिए को दोबारा दरियाफ्त किया था। वो गैमोव की टीम का काम भूल चुके थे और समझ रहे थे कि ये उनका अपना नया ख्याल है। तो तारीख खुद को दोहरा रही थी, मगर इस बार नतीजा मुख्तलिफ होने वाला था। जी, डिके ने अपनी टीम, जिसमें जिम पीबल्स जैसे नामवर साइंटिस्ट शामिल थे, उनको इस तबकारी को तलाश करने का काम सौंपा हुआ था और वो एक रेडियो मीटर बना रहे थे। एक दिन पेंजियास ने एक दोस्त से इस पुरसर शोर का जिक्र किया और उस दोस्त ने उन्हें मशवरा दिया कि प्रिंसटन में डिके की टीम से बात करें। जब पेंजियास ने डिके को फ़ोन किया और अपनी कहानी सुनाई, तो फ़ोन के दूसरी तरफ प्रिंसटन की टीम में सब कुछ वाज़े हो गया। मैं उस लम्हे का तसव्वुर कर सकती हूँ कि डिके और उनकी टीम ने फ़ोन रखा होगा और एक दूसरे से कहा होगा, लड़कों, हमसे बाजी मारी गई। बिल्कुल यही हुआ। 2 अलग अलग कहानियाँ एक ही नुक्ते पर आकर मिल गई। बेल लैब्स के पास नतीजा था मगर नज़रिया नहीं था। प्रिंसटन के पास नज़रिया था मगर नतीजा नहीं था। एक फ़ोन कॉल ने 20 साल की गलतियों और गलतफहमियों को ख़त्म कर दिया। तो आखिरकार केस हल हो गया। 1965 में 2 तहकीकी मकाले एक साथ शाये हुए, एक पेंजियास और विल्सन का, जिसमें शोर की पैमाइश बयान की गई, और दूसरा डिके और उनकी टीम का, जिसमें उस शोर की कायनाती तशरीह बयान की गई। इस दरियाफ्त का फौरी असर क्या हुआ? इसका असर ज़बरदस्त था। इसने पूरी साइंसी बिरादरी को इब्तिदाई कायनात के मुताले को संजीदगी से लेने पर मजबूर कर दिया। जो चीज़ पहले कयास आराई समझी जाती थी, अब वो काबिल मुशाहिदा साइंस बन गई। इसने गर्म बिग बैंग के मॉडल की हतमी तस्दीक की और कायनात के अव्वलीन लम्हात को समझने के लिए एक बिल्कुल नई खिड़की खोल दी। वो पेशगोई जो दहाइयों से भुला दी गई थी, आखिरकार सच साबित हुई। वाकई एक नाकाबिले यकीन जासूसी कहानी। इंसानी गलतियों, राब्ते की कमी, नफसियाती रुकावटों और फिर खालिस इत्तेफाक से होने वाली एक अजीम दरियाफ्त। ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है, ख़ास तौर पर यह कि साइंस हमेशा एक सीधी लकीर में आगे नहीं बढ़ाती। इसमें मोड़, गलतियाँ और भूली बिसरी कहानियाँ भी होती हैं। लेकिन ये मुझे एक और गहरी सोच में भी डाल देती है। अगर पहले 3 मिनट की कहानी को समझने में, जिसकी फिजिक्स यानी न्यूक्लियर फिजिक्स निस्बतन जानी पहचानी थी, इतनी गलतियां और इतना वक्त लगा, तो फिर पहले 0.01 सेकंड की कहानी को समझना कितना ज़्यादा मुश्किल होगा? ये एक बहुत ही अहम और बुनियादी सवाल है। आपने बिल्कुल सही निशानदेही की। पहले 3 मिनट की तबियात, जिसने हीलियम की पेशगोई की, वो न्यूक्लियर फिजिक्स पर मबनी थी, जिसे हम लेबॉरेटरीज में अच्छी तरह समझते हैं। लेकिन इससे भी पीछे जाना, यानी पहले 1 सेकंड के 100वें हिस्से में जाना, एक ऐसी दुनिया में कदम रखने के बराबर है जहां दर्जाए हरारत और तवानाई इतनी शदीद, इतनी ज़्यादा थी कि वहां पर तबियात के बारे में हमारी समझ अभी नामुकम्मल और कयास पर मबनी है। एक ऐसी दुनिया जिसके कवानीन शायद हमारे तजुर्बे से बिल्कुल मुख्तलिफ हों। बिल्कुल, वो एक ऐसा दौर था जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे ज़र्रात मौजूद ही नहीं थे। वहाँ शायद क्वार्क्स और लेप्टॉन्स का एक उबलता हुआ शोरबा था।
और शायद फितरत की वो 4 बुनियादी क़ुव्वतें कशिश, बरकनातियात, कमज़ोर और मजबूत न्यूक्लियर क़ुव्वतें इस तरह एक ही क़ुव्वत के तौर पर मुत्तहिद थीं जिसका हम आज सिर्फ तसव्वुर ही कर सकते हैं। ये फिज़िक्स की सरहद है और यही वो जगह है जहां हम अगली बार जाएंगे। 7वें हिस्से में हम इस धुंध में दाखिल होंगे, गैर यकीनी, पुरस्रार और इंतहाई दिलचस्प इब्तिदाई कायनात की इस दुनिया में जहां हमारी आज की फिज़िक्स जवाब देना शुरू कर देती है। हम उस वक्त का जायज़ा लेंगे जब कायनात गैर मामूली ज़र्रात का शोरबा थी, और उन नज़रियों को समझने की कोशिश करेंगे जो इस दौर की तबीयत को बयान करने की कोशिश करते हैं और जो आज की सबसे बड़ी साइंसी तहकीक का मरकज़ है। हमारे सफ़र में ये 7वीं किस्त है। पिछली अक़सात में हमने कायनात की पैदाइश के बाद पहले 3 मिनट से लेकर पहले सेकंड तक का जायज़ा लिया था। हमने देखा कि कैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बने और फिर कैसे मिलकर पहले एटॉमिक मरकज़ यानी न्यूक्लियाई बन गए। लेकिन आज हम एक जानी पहचानी दुनिया से निकल रहे हैं। अब हम इस धुंध में दाखिल होते हैं जहां साइंस की नज़रें भी धुंधला जाती हैं। जी बिल्कुल, आज हम वक्त में मज़ीद पीछे जा रहे हैं, पहले सेकंड से भी पहले, 1 सेकंड के 100वें हिस्से तक। और ये वो इलाका है जहां हमारे कवानीन तबीयत की आप कहें कि आजमाइश शुरू हो जाती है। हमारा मकसद सिर्फ ये बताना नहीं कि क्या हुआ था, बल्कि ये समझना है कि हमारी मालूमात की हदें क्या हैं, वो कौन से पर्दे हैं जिनके पीछे हम अभी तक नहीं झांक पाए हैं। आज हम कायनात के उन्हीं कायनाती ब्लाइंड स्पॉट्स को खोजेंगे। कायनाती ब्लाइंड स्पॉट्स, ये बहुत दिलचस्प इस्तिलाह है। तो पहला सवाल जो फ़ौरन मेरे जहन में आता है वो यही है कि हमने अपनी कहानी 1 सेकंड के 100वें हिस्से से ही क्यों शुरू की। हम सीधे वक्त के आगाज़ यानी ज़ीरो से क्यों नहीं शुरू करते। ऐसा लगता है जैसे हम कहानी का पहला सबसे अहम बाब छोड़ रहे हों। ये एक बहुत ही मंतकी सवाल है और इसका जवाब बहुत सीधा है। इसकी वजह यह है कि 1 सेकंड के 100वें हिस्से से पहले कायनात का दर्जाए हरारत नाकाबिले तसव्वुर हद तक ज़्यादा था। हम बात कर रहे हैं तकरीबन 1.5 खरब यानी ट्रिलियन डिग्री केल्विन की। इस दर्जाए हरारत पर कायनात ऐसे ज़र्रात से भरी हुई थी जिन्हें हैड्रॉन्स कहते हैं। हैड्रॉन्स ये नाम हम सुनते रहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी हैड्रॉन्स हैं, ठीक है ना? जी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सबसे मशहूर हैड्रॉन्स हैं। ये वो ज़र्रात हैं जो मजबूत तामुल यानी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन को महसूस करते हैं। अच्छा, वही कुव्वत जो एटम के मरकज़ को मजबूती से जुड़े रखती है। बिल्कुल वही। अब मसला ये था कि इस दर्जे हरारत पर तवानाई इतनी ज़्यादा थी कि वो मुसलसल आइंस्टाइन की मसावात E=mc² के मुताबिक नए और अजीबो-गरीब किस्म के हैड्रॉन्स और उनके एंटी पार्टिकल्स में तब्दील हो रही थी। पाई मेजॉन्स, केऑन्स और 100 दूसरे जिनके नाम भी ज़्यादातर लोगों ने नहीं सुने होंगे। तो ये एक बहुत ही भीड़-भाड़ वाली अफरा-तफरी की जगह थी। अफरा-तफरी से भी बढ़कर ये एक ऐसा हुजूम था जिसमें हर कोई चीख रहा था, हर कोई एक दूसरे से टकरा रहा था और हर लम्हा नए चेहरे पैदा और फना हो रहे थे। और यही हमारा पहला कायनाती ब्लाइंड स्पॉट है, एक ऐसी दुनिया जिसमें इतने नामालूम किरदार थे कि उनकी कहानी लिखना ही मुमकिन नहीं। हम जानते ही नहीं कि कौन-कौन था वहाँ। अच्छा, तो ये सिर्फ ज़र्रात की भीड़ का मसला नहीं था, मतलब उनके दरमियान काम करने वाली कुव्वत का भी मसला था। आपने मजबूत तामुल का जिक्र किया। ये दूसरी कुव्वतों जैसे बिजली और मैग्नेटिज्म की मिली-जुली कुव्वत यानी बरकानातियात इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से कैसे मुख्तलिफ है। मुझे लगता है यहीं से बात वाकई दिलचस्प हो जाती है ना? यहीं से हमारा दूसरा ब्लाइंड स्पॉट सामने आता है। देखिए, तबीयत में जब हम दो ज़र्रात के टकराव का हिसाब लगाते हैं तो हम एक टेक्निक इस्तेमाल करते हैं जिसे फाइनमेन डायग्राम्स कहते हैं। इसे ऐसे समझें, अगर आपको दो लोगों के दरमियान होने वाली बातचीत का तज्जिया करना हो तो सबसे अहम चीज़ वो अल्फाज हैं जो उन्होंने बराह रास्त एक दूसरे से कहे। ठीक है, ये सबसे सादा तामुल हुआ, यानी ए ने बी से बात की। बिल्कुल, बरकानातियात में ऐसा ही है। दो इलेक्ट्रॉन्स के टकराव में सबसे अहम रास्ता ये है कि एक फोटॉन यानी रोशनी का जर्रा उनके दरमियान जाता है। दूसरे पेचीदा रास्ते भी मुमकिन हैं, जैसे फोटॉन बीच में कुछ देर के लिए दूसरे जर्रात में तकसीम हो जाए और फिर वापस जुड़ जाए, लेकिन उनका असर बहुत कम होता है। यानी वो ऐसे ही हैं जैसे बातचीत के दौरान कमरे में मौजूद दूसरे लोगों की सरगोशियां, जिनका असल गुफ्तगू पर कुछ खास असर नहीं पड़ता। आपने बिल्कुल सही समझा, और इसकी वजह यह है कि बरकानातियात का कपलिंग कांस्टेंट, जो कुव्वत की शिद्दत बताता है, बहुत छोटा है, तकरीबन 1/137। लेकिन मैं अंदाज़ा लगा सकता हूं कि मजबूत तामुल में ऐसा नहीं है। मजबूत तामुल में ये कांस्टेंट 1 के करीब है। अब हमारी मिसाल पर वापस आएं। तसव्वुर करें कि दो लोगों की बातचीत में कमरे में मौजूद हर शख्स की सरगोशी भी उतनी ही ऊंची और अहम है जितनी असल गुफ्तगू। ओह, तो फिर तो आप किसी नतीजे पर पहुंच ही नहीं सकते, हर चीज शोर में गुम हो जाएगी। बिल्कुल,
हर मुमकिना तामुल, चाहे वो कितना ही पेचीदा क्यों न हो, उतना ही अहम हो जाता है जितना कि सबसे सादा वाला। आपको एक लाइंतहा शोर का हिसाब लगाना पड़ता है। ये हिसाब करना मुमकिन ही नहीं। ये हमारा दूसरा कायनाती ब्लाइंड स्पॉट है, एक रियाजियाती दीवार जो हमें इस दौर के तामुलात को समझने से रोकती है। ये तो एक तरह का डेड एंड लगता है। अगर रियाजी ही जवाब दे दे तो साइंस आगे कैसे बढ़ती है? क्या साइंटिस्ट्स ने इस दीवार को तोड़ने की कोशिश की या इसके गिर्दोगिर्द से कोई रास्ता निकाला? बिल्कुल, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इस धुंध में देखने के लिए दो बड़े रास्ते तजवीज़ किए गए हैं। पहला नज़रिया, जो अब ज़्यादा मकबूल नहीं लेकिन तारीखी तौर पर बहुत दिलचस्प है, जौहरी जमहूरियत या न्यूक्लियर डेमोक्रेसी कहलाता है। इसका ख्याल ये था कि कोई भी हेड्रॉन दूसरे से ज़्यादा बुनियादी नहीं है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पाई मेजॉन्स सब बराबर हैं। जमहूरी कायनात मतलब कोई बादशाह नहीं, सब अवाम हैं। जी, और इस नज़रिए का एक बहुत ही चौंका देने वाला नतीजा निकलता है। वो ये कि कायनात में एक ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत हो सकता है, जो तकरीबन 2 खरब यानी 2 ट्रिलियन डिग्री केल्विन है। एक मिनट, क्या? एक ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत यानी कायनात का एक बॉइलिंग पॉइंट, एक ऐसी हद जिससे ज़्यादा वो गर्म ही नहीं हो सकती? ये तो हमारे रोज़मर्रा के तजुर्बे के बिल्कुल खिलाफ है। यही इस नज़रिए की सबसे हैरानकुन बात थी। इसके मुताबिक जब आप इस दर्जे हरारत पर पहुंचते हैं तो मज़ीद तवानाई डालने से कायनात का दर्जे हरारत नहीं बढ़ता, बल्कि वो सारी तवानाई नई और ज़्यादा भारी किस्म के हाइड्रॉन्स पैदा करने में खर्च हो जाती है। तवानाई दर्जे हरारत बढ़ाने के बजाय ज़र्रात की अक़साम बढ़ाने लगती है। ठीक है, ये एक रास्ता था। दूसरा क्या है जो आपने कहा ज़्यादा मकबूल है? दूसरा रास्ता क्वार्क मॉडल है। ये नज़रिया कहता है कि हैड्रॉन्स मतलब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह खुद बुनियादी ज़र्रात नहीं है, बल्कि ये क्वार्क्स नामी मज़ीद छोटे और बुनियादी ज़र्रात से मिलकर बने हैं। जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों 3-3 क्वार्क से मिलकर बनते हैं। और इस मॉडल की सबसे अहम खासियत है एसिम्प्टोटिक फ्रीडम। एसिम्प्टोटिक फ्रीडम, ये इस्तिलाह थोड़ी भारी लग रही है। इसे आसान अल्फाज में कैसे समझा जा सकता है? इसके पीछे का ख्याल बहुत सादा और खूबसूरत है। इसका मतलब ये है कि जब बहुत ज़्यादा तवानाई और दर्जा हरारत पर क्वार्क्स एक दूसरे के बहुत बहुत करीब आ जाते हैं तो उनके दरमियान मजबूत तामुल की कुव्वत जादुई तौर पर बहुत कमज़ोर हो जाती है। वो एक दूसरे को तकरीबन नज़रअंदाज कर देते हैं और आज़ाद ज़र्रात की तरह घूमते हैं। अच्छा, तो इससे कायनात की इब्तदाई तस्वीर ड्रामेटिकली सादा हो जाती है। वो अफरा तफरी का शिकार हेड्रॉन्स का हुजूम नहीं, बल्कि आज़ाद क्वार्क्स, लेप्टॉन्स और फोटॉन्स का एक निस्बतन पुरसुकून शोरबा था। जी, इससे वो रियाजियाती दीवार भी गिर जाती है जिसकी हमने बात की थी। लेकिन इससे एक नया सवाल पैदा होता है, एक नई पहेली। अगर क्वार्क्स उस वक्त आज़ाद थे तो आज हमें वो आज़ाद हालत में क्यों नज़र नहीं आते? हम जब भी देखते हैं वो हमेशा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसी चीज़ों के अंदर कैद ही मिलते हैं। बिल्कुल, और यही हमारा तीसरा कायनाती ब्लाइंड स्पॉट है। इसे क्वार्क कन्फाइनमेंट यानी क्वार्क्स की कैद कहते हैं। आज क्वार्क्स हमेशा हेड्रॉन्स के अंदर कैद पाए जाते हैं। उन्हें अलग करने की कोशिश एक बहुत मजबूत रबर बैंड के सिरे को खींचने जैसी है। आप जितना ज्यादा खींचते हैं उतनी ही ज्यादा तवानाई उसमें जमा होती जाती है और फिर वो टूट जाता है? नहीं, एक खास मुकाम पर इतनी ज्यादा तवानाई जमा हो जाती है कि वो तवानाई खुद E=mc² के मुताबिक एक नए क्वार्क और एंटी क्वार्क के जोड़े में तब्दील हो जाती है। नतीजा ये होता है कि आपका रबर बैंड टूट जाता है, लेकिन आपको 2 छोटे रबर बैंड मिलते हैं जिनमें से हर एक के 2 सिरे होते हैं। आपको कभी भी एक आज़ाद सिरा नहीं मिलता। यानी क्वार्क को आज़ाद करने की कोशिश में आप मजीद कैदखाने बना देते हैं। ये तो फिजिक्स की एक खूबसूरत सितमे ज़रीफ़ी, एक आयरनी है। हम इब्तिदाई कायनात को समझने के लिए आज़ाद क्वार्क्स का नज़रिया तो बना सकते हैं, लेकिन उन्हें तजुर्बाती तौर पर कभी तन्हा हालत में नहीं देख सकते। बिल्कुल, यही इसकी खूबसूरती और पेचीदगी है। हम उनकी आज़ादी के नताइज देख सकते हैं, लेकिन खुद उन्हें आज़ाद नहीं देख सकते। तो मजबूत तामुल इस दौर की कहानी पर पूरी तरह हावी है। ये एक ऐसी दीवार है जिसे उबूर करना रियाजियाती तौर पर नामुमकिन लगता है। लेकिन ये अकेली कुव्वत तो नहीं थी। कायनात में दूसरी कुव्वतें जैसे कमज़ोर तामुल और कशिश यानी ग्रेविटी इस अफरा तफरी में क्या कर रही थीं? क्या वो भी इतनी ही ताकतवर थीं? यहाँ एक और हैरत अंगेज मोड़ आता है। आज हम जिन 4 बुनियादी कुव्वतों को जानते हैं, कशिश, बरकानातियत, मजबूत और कमज़ोर तामुल, वो हमेशा से अलग नहीं थीं। साइंटिस्ट्स का मानना है कि अगर आप कायनात को नाकाबिले तसव्वुर हद तक गर्म करें, इतना गर्म कि इसके आगे सूरज का मरकज़ भी ठंडा लगे, तो ये कुव्वतें एक दूसरे में जम होना शुरू हो जाती हैं। यानी ये एक ही ख़ानदान की बिछड़ी हुई बहनें हैं।
एक तरह से हाँ। जदीद नज़रियात बताते हैं कि तकरीबन 3000 खरब यानी क्वाड्रिलियन डिग्री केल्विन पर एक फेज ट्रांजिशन वाक़या हुआ। ये बिल्कुल वैसा ही अमल है जैसे भाप ठंडी होकर पानी बन जाती है या पानी जमकर बर्फ। उस दर्जा हरारत से ऊपर कमज़ोर तामुल और बरकानातियत की कुव्वतें एक ही थीं, एक मुत्तहिदा इलेक्ट्रोवेक कुव्वत। इनमें कोई फ़र्क नहीं किया जा सकता था। और फिर कायनात ठंडी हुई तो वो अलग हो गई। जी, जैसे ही कायनात उस दर्जा हरारत से नीचे ठंडी हुई, एक तरह की कायनाती तब्दीली आई। वो जम गई और ये तवाज़ुन टूट गया। एक कुव्वत दो अलग अलग कुव्वतों में बट गई, जिन्हें हम आज जानते हैं। और कशिश का क्या, वो तो इन सब में सबसे कमज़ोर समझी जाती है। आम हालात में वो बेहद कमज़ोर है, लेकिन अगर हम वक्त में मज़ीद पीछे जाएं, एक ऐसे दर्जा हरारत तक जिसका तसव्वुर भी महाल है, तकरीबन 10 टू द पावर 32 डिग्री केल्विन पर, तो ये नज़रिया है कि कशिश भी बाकी तमाम कुव्वतों जितनी ही मजबूत थी। इस लम्हे को प्लैंक एरा कहते हैं। यहाँ आकर हमारे तमाम नज़रियात जवाब दे जाते हैं, मतलब यहाँ साइंस ख़त्म हो जाती है। फिलहाल के लिए हाँ, इस मुकाम पर ज़र्रे का तसव्वुर ही बेमानी हो जाता है, क्योंकि काबिले मुशाहिदा कायनात का उफ़ुक़ खुद एक ज़र्रे की तुलना साइज़ से भी छोटा था। ये तबीयत का हतमी पर्दा है, जिसके पार हम फिलहाल नहीं देख सकते। ठीक है, तो अगर पहले सेकंड से पहले का दौर इतना गैर यकीनी, इतना धुंधला और कयास आराई से भरा है, तो हम इस बात पर इतने पूरे इत्मीनान कैसे हो सकते हैं कि पहले 3 मिनट में इतनी हीलियम और हाइड्रोजन बनी जितनी हम आज देखते हैं? इस पर तो हमने पिछली अक़सात में इतनी तफसील से बात की थी। ये तज़ाद नहीं लगता? ये इस पूरी कहानी का सबसे अहम नुक्ता है और इसका जवाब एक बहुत सादा मगर गहरे तसव्वुर में है: हरारती तवाज़ुन। इसकी एक बेहतरीन मिसाल दी जाती है। फर्ज करें, एक बेहतरीन बावर्ची बड़ी एहतियात से एक शानदार खाना तैयार करता है। वो हर सब्जी को अलग अलग बेहतरीन दर्जा हरारत पर पकाता है, मसालों को बेहतरीन तरतीब से डालता है, फिर वो उस सारे तैयार शुदा खाने को एक बहुत बड़ी देग में डालकर कई घंटों तक उबालता रहता है। तो उसकी सारी मेहनत, सारा जायका, सारी इनफिरादियत खत्म हो जाएगी, सब कुछ एक जैसा हो जाएगा। बिल्कुल, आखिर में खाने का जायका सिर्फ देग के बुनियादी अज्जा नमक, मिर्च, पानी पर मुनहसिर होगा, ना कि उसकी इब्तदाई नाजुक तैयारी पर। हरारती तवाज़ुन ने भी इब्तदाई कायनात के साथ बिल्कुल यही किया। पहले सेकंड के इब्तदाई हिस्सों में कायनात इतनी गर्म और घनजान थी कि तमाम ज़र्रात एक दूसरे से मुसलसल टकराकर अपनी तवानाई बांट रहे थे। इस अमल ने कायनात की इब्तदाई तारीख की बेशतर याददाश्त मिटा दी। वाह, ये मिसाल तो बहुत गहरी है। इसका मतलब है कि कायनात अपनी पैदाइश के सबसे बड़े राजों को खुद ही मिटा चुकी है। हाँ, एक ऐसे जुर्म की तफ्तीश कर रहे हैं जहां जाए वकुआ को पूरी तरह से साफ कर दिया गया है। बिल्कुल सही, जो कुछ भी हम आज देखते हैं, हीलियम और ड्यूटीरियम की मखसूस मिकदार और कायनाती माइक्रोवेव पेशमंजर की तबकारी, वो सब इस हरारती तवाज़ुन की बाकियात हैं। इससे पहले जो कुछ भी हुआ, ख्वाह वो कितना ही अफरा तफरी का शिकार क्यों ना हो या कितनी ही अजीबो गरीब किस्म के ज़र्रात मौजूद हों, इस कायनाती देग ने सबको यकसा कर दिया। हमें बस ये जानने की ज़रूरत है कि उस तवाज़ुन के वक्त देग में क्या अज्जा थे, ना कि वो वहाँ कैसे पहुँचे। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले सेकंड के बाद की कायनात अपनी इब्तदाई हालत की तफसीलात को भूल चुकी थी। इसीलिए हम पहले 3 मिनट की कहानी इतने इत्मीनान से बयान कर सकते हैं, बावजूद इसके कि पहले 1/100 सेकंड की तारीख इतनी धुंधली है। यही वजह है, हरारती तवाज़ुन एक तरह से एक पर्दा है जो माजी को छुपाता है, लेकिन मुस्तकबिल के लिए एक साफ स्लेट भी फराहम करता है, जिस पर हम काबिले एतमाद पेशीना गोई लिख सकते हैं। तो आज हमने कायनात के उन ब्लाइंड स्पॉट्स का जायजा लिया जो पहले सेकंड से भी पहले मौजूद थे। नामालूम ज़र्रात का हुजूम, मजबूत तामुल की रियाजियाती अफरा तफरी और कैदशुदा क्वार्क्स की खूबसूरत पहेली। हमने वक्त के उस पर्दे के पीछे झांका है जहां हमारी फिजिक्स अपनी आखिरी हदों को छूती है। अगर माजी में इतनी धुंध है तो फिर मुस्तकबिल की तस्वीर कैसी होगी? ये एक बेहतरीन सवाल है। अपनी 8वीं और आखिरी किस्त में हम अपनी नज़रें कायनात के आगाज़ से हटाकर इसके अंजाम की तरफ मोड़ेंगे। हम देखेंगे कि साइंस कायनात के हतमी मुस्तकबिल के बारे में क्या पेशगोई करती है। क्या ये हमेशा फैलती रहेगी, ठंडी और तारीख हो जाएगी, या क्या ये वापस सुकड़कर एक और अजीम धमाके में ख़त्म हो जाएगी? और जाने से पहले एक ख्याल छोड़े जाते हैं। हमने फेज ट्रांजिशन की बात की, कायनात के जमने की। जब पानी जमकर बर्फ बनता है तो अक्सर उसमें दरारें या क्रिस्टल की खामियां रह जाती हैं। क्या यह मुमकिन है कि इब्तिदाई कायनात में जो तवाज़ुन टूटा था, ये जमने का अमल, उसने अपने पीछे ज़मन व मकान में ऐसी नादीदा दरारें या डोमेन्स छोड़ दी हों? क्या हम कायनात के सिर्फ एक क्रिस्टल में रह रहे हैं और हमारे उफुक से परे ऐसे खित्ते मौजूद हैं जहां फिजिक्स के कवानीन मुख्तलिफ हों, क्योंकि वहां कायनात एक मुख्तलिफ तरीके से जमी थी?
हमने इस किताब को एक खास नज़र से परखा है, ये सोचते हुए कि अगर कोई होशियार बुढ़ा वकील इसे पढ़े तो वो क्या सवालात उठाएगा। और ये हमारी गुफ्तगू का 8वां और आखिरी हिस्सा है। जी, और पिछले 7 हिस्सों में हम कायनात की पैदाइश से लेकर हम उसकी जवानी तक का सफ़र तय कर चुके हैं। आग के गोले से एटम बनने तक और फिर कहकशाओं के वजूद में आने की कहानी। बिल्कुल। तो कायनात के आगाज से हम उसके अंजाम तक पहुंचे हैं। अब सवाल ये है कि ये सफ़र यहाँ और कैसे ख़त्म होगा, और यही सवाल इस किताब का एक तरह से निचोड़ है। आज हम वाइनबर्ग के इख्तिताम पर बात कर रहे हैं, यानी एपिलॉग पर। अच्छा, जहां वो एक साइंटिस्ट की ईमानदारी के साथ उन तमाम शवाहिद को सामने रखते हैं जो कायनात के मुस्तकबिल की तरफ इशारा करते हैं। और वो शुरू में ही एक बात वाज़ह कर देते हैं कि जिस तरह कायनात के पहले लम्हे पर्दे में छुपे हैं, उसी तरह इसके आखिरी लम्हों पर भी गैर यकीनी के बादल छाए हुए हैं। ये पेशगोइयाँ स्टैंडर्ड मॉडल पर मबनी हैं, लेकिन ये हतमी हकीकत नहीं है। बिल्कुल, ये इल्म की मौजूदा सरहद है। तो आइए इस मुकदमे की समाअत शुरू करते हैं। कायनात का मुस्तकबिल। हमारे सामने 2 मुमकिना रास्ते रखे गए हैं। वाइनबर्ग के मुताबिक फैसला किस बुनियाद पर होगा, मतलब कायनात की किस्मत का इन्हिसार किस एक चीज पर है। सब कुछ आप कह सकती हैं एक ही पैमाने पर टिका हुआ है। एक पैमाना? जी, और वो है कायनात की औसत कसाफत, यानी एवरेज डेंसिटी। सवाल यह है कि कायनात में फी मुकाब मीटर कितना मादा और तवानाई मौजूद है। ठीक है, एक खास हद है जिसे तनकीदी कसाफत या क्रिटिकल डेंसिटी कहते हैं। अगर कायनात की असल कसाफत उस तनकीदी हद से कम है तो उसकी तकदीर कुछ और होगी, अगर ज्यादा है तो अंजाम बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। तो ये एक फैसला कुन मोड़ है। बिल्कुल, ये कायनात के मुस्तकबिल का वाटरशेड मोमेंट है। ठीक है, तो फर्ज करते हैं कि हम उस तनकीदी कसाफत से कम है। पहला मंजरनामा, जिसे किताब में खुली कायनात या दी ओपन यूनिवर्स कहा गया है, वो क्या है? इस सूरत में कायनात में इतना मादा नहीं है कि उसकी मजमूई कशिशे शकल उसे फैलने से रोक सके, मतलब कशिशे शकल कमजोर पड़ जाएगी। बहुत कमजोर? इतनी कमजोर कि वो उस फैलाव को पकड़ ही नहीं सकेगी। कायनात हमेशा लामहदूद तौर पर फैलती ही चली जाएगी। ये एक ऐसा सफर है जिसकी कोई मंजिल नहीं, बस फासले बढ़ते जाएंगे। हमेशा फैलती रहेगी। ये सुनने में तो एक तरह से अच्छा लगता है, जैसे आज़ादी, लेकिन इसका अमली मतलब क्या होगा? अरबों खरबों साल बाद इस कायनात की शक्ल कैसी होगी? ये आज़ादी बहुत ठंडी और बहुत तन्हा होगी। अच्छा, इसीलिए इस अंजाम को कभी-कभी हीट डेथ या बिग फ्रीज भी कहा जाता है। बिग फ्रीज? जी, ये कोई अचानक होने वाला धमाका नहीं, बल्कि एक बहुत ही धीमा, तवील और आप कह सकते हैं उदास इख्तिताम है। इसे ऐसे समझिए, कायनात की तमाम बत्तियां एक-एक करके बुझती चली जाएंगी। तमाम बत्तियां यानी सितारे? बिल्कुल, तमाम सितारे हमारे सूरज समेत अपना सारा ईंधन जलाकर खत्म हो जाएंगे, और फिर जो बड़े सितारे हैं वो सुपरनोवा बनकर फटेंगे और अपने पीछे न्यूट्रॉन स्टार्स या ब्लैक होल्स छोड़ जाएंगे। जो छोटे सितारे हैं वो ठंडे होकर सियाह फाम सितारे यानी ब्लैक ड्वार्फ्स बन जाएंगे, यानी कायनाती राख के ढेर। बिल्कुल, यही कायनाती राख के ढेर और कहकशायां एक दूसरे से इतनी दूर हो जाएंगी कि एक कहकशा से दूसरी को देखना नामुमकिन हो जाएगा। और सैयारे? हमारी जमीन का क्या बनेगा? सैयारे अपने मुर्दा सितारों के गिर्द चक्कर लगाते रहेंगे, लेकिन वो भी हमेशा के लिए नहीं। अच्छा, कशिश शकल की लहरों के खिंचाव की वजह से वो बहुत बहुत आहिस्ता आहिस्ता अपनी तवानाई खोते जाएंगे। ये अमल शायद खरबों साल लेगा, लेकिन आखिरकार वो भी अपने मुर्दा सूरजों में गिर जाएंगे। और आखिर में, और सबसे आखिर में, वो कायनाती माइक्रोवेव पशेमंजर की तापकारी, बिग बैंग की वो गूंज जिस पर हमारी पूरी कहानी की बुनियाद है। जी, वो भी कायनात के फैलाव की वजह से ठंडी होती जाएगी, यहां तक कि उसका दर्जाए हरारत मुतलक जीरो के करीब पहुंचेगा। तो कायनात एक वसी, तारीक, सर्द और तकरीबन खाली कब्रिस्तान बन जाएगी। बिल्कुल। वाओ, ये सोचना भी अजीब है कि अरबों साल बाद कायनात में सिर्फ ठंडी राख और अंधेरा होगा। हमारी कहकशां, हमारा सूरज, सब एक सर्द याद बन जाएंगे। ये तो धमाके से ज्यादा खौफनाक अंजाम लगता है ना? है तो क्या कोई दूसरा ज्यादा ड्रामेटिक इम्कान भी है? मतलब, क्या ये सब कुछ एक धमाके के साथ खत्म नहीं हो सकता? हाँ, और यही दूसरा मंजरनामा है। अगर कायनात की कसाफत तनकीदी कसाफत से ज्यादा हो। अच्छा, इसे बंद कायनात या द क्लोज्ड यूनिवर्स कहते हैं। इस सूरत में कायनात में इतनी कशिशे शकल मौजूद है कि वो न सिर्फ उस फैलाव को रोक देगी, बल्कि इसे उलट देगी। इसे उलट देगी? यानी जो कुछ ऊपर जा रहा है वो वापस नीचे आएगा। बिल्कुल, कायनात का फैलाव आहिस्ता होगा,
फिर एक लम्हे के लिए रुकेगा और फिर हर चीज़ वापस एक दूसरे की तरफ भागना शुरू कर देगी। ये तो बिल्कुल बिग बैंग की फिल्म को रिवाइंड करने जैसा होगा। बिल्कुल, वही कहकशाएं एक दूसरे की तरफ आएंगी, टकराएंगी और कायनात सिकुड़ना शुरू हो जाएगी। वाइनबर्ग एक मिसाल देते हैं कि अगर कसाफत तनकीदी कसाफत से सिर्फ दुगनी भी हो तो कायनात मजीद 50 अरब साल तक फैलती रहेगी। 50 अरब साल? और फिर अगले 50 अरब सालों में वापस सिकड़कर एक नुक्ते में समा जाएगी। 1 मिनट, तो जो कुछ शुरू में हुआ सब कुछ उल्टा चलेगा? इसे साइंस में क्या कहते हैं? कोई खास नाम है इसका? जी, इसे कहते हैं बिग क्रंच। बिग क्रंच। और ये वाकई एक शानदार मंजर होगा। वाइनबर्ग मुस्तकबिल के माहिर फल्कियात के लिए एक दिलचस्प तस्वीर खींचते हैं। जब कायनात सिकुड़ रही होगी तो करीबी कहकशाएं हमारी तरफ आ रही होंगी। ठीक है, उनसे आने वाली रोशनी नीली नजर आएगी, जिसे हम ब्लू शिफ्ट कहते हैं। लेकिन हमने तो हमेशा रेड शिफ्ट की बात की है, जो कहकशाओं के दूर जाने का सबूत है। यही तो इसमें सबसे दिलचस्प बात है। इस वक्त के माहिर फल्कियात को एक ही आसमान में माजी और मुस्तकबिल एक साथ नजर आएंगे। करीबी कहकशाएं ब्लू शिफ्ट दिखाएंगी क्योंकि वो हमारी तरफ आ रही हैं, और दूर वाली लेकिन जो बहुत ही दूर की कहकशाएं हैं जिनकी रोशनी अरबों साल पहले उस वक्त निकली थी जब कायनात फैल रही थी, वो रोशनी उन तक अब पहुंचेगी और वो अब भी रेड शिफ्टेड होगी। ये तो कमाल है। ये ऐसा होगा जैसे आप एक ही खिड़की से बाहर देख रहे हों और आपको सामने वाली गली में गाड़ियां अपनी तरफ आती नजर आएं, जबकि दूर उफुक पर ट्रेन आपसे दूर जा रही हो। क्या खूब मिसाल दी है। बिल्कुल ऐसा ही होगा। माजी और मुस्तकबिल एक ही फ्रेम में कैद हो जाएंगे। और इस बिग क्रंच का आखिरी अंजाम क्या होगा? हीट डेथ के बरक्स ये कैसा महसूस होगा? ये हीट डेथ का बिल्कुल उलट होगा। जैसे जैसे कायनात सिकुड़ेगी, हर चीज़ गर्म होना शुरू हो जाएगी। कायनाती पेश मंजर की तबकारी का दर्जा हरारत बढ़ेगा। कितना? पहले ये माइक्रोवेव से रेडियो लहरें बनाएंगी, फिर इंफ्रारेड और फिर नजर आने वाली रोशनी। रात का आसमान पहले सुर्ख, फिर पीला और आखिरकार सफ़ेद हो जाएगा। आसमान सूरज से ज़्यादा रोशन और नाकाबिले बर्दाश्त हद तक गर्म हो जाएगा। यानी हर चीज़ जलकर राख हो जाएगी। राख से भी बदतर, दर्जा हरारत इतना बढ़ जाएगा कि सैयारे और सितारे भाप बनकर उड़ जाएंगे, मॉलिक्यूल्स टूटकर एटम बन जाएंगे। फिर गर्मी इतनी बढ़ेगी कि एटम भी सलामत नहीं रह पाएंगे, वो अपने न्यूक्लियाई और इलेक्ट्रॉन्स में टूट जाएंगे। ओह खुदाया! और आखिर में एटमिक न्यूक्लियाई भी पिघलकर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में बिखर जाएंगे। कायनात वापस उसी आग के गोले की शक्ल इख्तियार कर लेगी जहां से उसने अपना सफ़र शुरू किया था, एक लामहदूद कसाफत और लामहदूद दर्जा हरारत का नुक्ता। जी बिल्कुल वही। ये एक खौफनाक हाकमा है, लेकिन इसमें एक अजीब सी उम्मीद भी छुपी है। अगर कायनात वही वापस पहुंच जाती है जहां से शुरू हुई थी, तो क्या ये एक नई शुरुआत नहीं हो सकती? एक तरह का रीसेट बटन? बिल्कुल। क्या ये मुमकिन है कि कायनात फैलने और सिकुड़ने के एक लामहदूद चक्कर में कैद हो? बिल्कुल। और ये एक बहुत ही पुरकशिश ख्याल है। इसे गर्दिश करती कायनात या ऑसिलेटिंग मॉडल कहते हैं। अच्छा, फलसफियाना तौर पर यह बहुत से लोगों को पसंद है क्योंकि ये आगाज़े कायनात यानी जेनेसिस के मसले से बचाता है। अगर कायनात हमेशा से इन चक्करों से गुजर रही है तो हमें ये सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं कि सबसे पहले क्या हुआ था या उसे किसने शुरू किया था। जी, ये कायनात को अज़ली और अबदी बना देता है। लेकिन हमारा होशियार वकील यहाँ ज़रूर कोई लेकिन या मगर तलाश करेगा। मुझे लग रहा है कि ये इतना सीधा मामला नहीं है। इस मॉडल में क्या पेचीदगी है? आपका वकील बिल्कुल दुरुस्त है। यहाँ एक बहुत बड़ा नज़रियाती मसला है और उसका नाम है एंट्रोपी। एंट्रोपी? जी, एंट्रोपी। इसे समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि इसे किसी भी निज़ाम में बेतरतीबी या डिसऑर्डर की मिकदार समझा जाए। थर्मोडायनामिक्स का दूसरा कानून, जो फिजिक्स के सबसे बुनियादी कवानीन में से एक है, कहता है कि किसी भी बंद निज़ाम जैसे कि हमारी कायनात में कुल्ली एंट्रोपी वक्त के साथ हमेशा बढ़ती है। हमेशा बढ़ती है? हाँ, हमेशा बढ़ती है या बेहतरीन सूरत में वैसे ही रहती है। ये कभी कम नहीं होती। जैसे मेरा कमरा, अगर मैं उसे साफ न करूं तो वो वक्त के साथ खुद ब खुद मजीद बिखरता जाता है, कभी खुद से साफ नहीं होता। बेहतरीन मिसाल है। अब इसका इतलाक कायनात के चक्करों पर करें।
हर चक्कर में जब कायनात फैलती और सिकुड़ती है तो उसमें मौजूद मादा और तवानाई के दरमियान रगड़ जैसी कुव्वतों की वजह से कुछ हरारत पैदा होती है। अच्छा, ये हरारत फोटॉन्स की शक्ल में होती है। इसका मतलब है कि हर चक्कर के बाद कायनात में बेतरतीबी थोड़ी बढ़ जाती है। हर बाउंस के बाद कायनात थोड़ी ज्यादा एंट्रोपी के साथ नया जन्म लेती है। इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर हर चक्कर थोड़ा ज्यादा बेतरतीब हो तो इससे बहुत गहरा फर्क पड़ता है। इसका मतलब है कि हर अगला चक्कर पिछले वाले से थोड़ा बड़ा और ज्यादा तवील होगा। ओह, और अगर हम वक्त में पीछे की तरफ जाएं तो हर पिछला चक्कर थोड़ा छोटा, थोड़ा कम तवील और थोड़ी कम एंट्रोपी वाला होना चाहिए। अगर हम इस मंतिक को लामहदूद तौर पर पीछे ले जाएं तो हम एक ऐसे चक्कर पर पहुंचेंगे जिसकी एंट्रोपी 0 यानी 0 होगी, एक कामिल तरतीब की हालत। और ये अपने आप में एक आगाज है। बिल्कुल, ये अपने आप में एक आगाज है। ओह, तो ये लामहदूद चक्रों का तस्वुर एक धोखा है। ये सिर्फ मसले को पीछे धकेल रहा है, उसे हल नहीं कर रहा। बिल्कुल, और ये एक बहुत गहरी बात है। इसका मतलब है कि फिजिक्स का एक बुनियादी कानून कि बेतरतीबी हमेशा बढ़ती है, हमें बताता है कि कायनात की कहानी का एक आगाज होना जरूरी है। हम लामहदूद चक्करों के पीछे छुप नहीं सकते। नहीं, साइंस का ये वो नुक्ता है जहां ये फलसफे और तख्लीक के सवालात से बराह रास्त टकरा जाती है। इसीलिए गर्दिश करती कायनात का मॉडल भी हमें पहले लम्हे के सवाल से नहीं बचा पाता। तो चाहे अंजाम बिग क्रंच हो या बिग फ्रीज, ऐसा लगता है कि हम एक आगाज और एक अंजाम से बच नहीं सकते। लेकिन अगर ये बिग क्रंच ही है, तो क्या हम यकीन से कह सकते हैं कि इन आखिरी लम्हात में क्या होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर वाइनबर्ग हमें वापस हकीकत की ज़मीन पर ले आते हैं। वो कहते हैं कि जिस तरह हम कायनात के पहले सेकंड के 100वें हिस्से के बारे में कुछ नहीं जानते, क्योंकि वहाँ हमारे फिजिक्स के कवानीन काम करना छोड़ देते हैं। जी बिल्कुल, उसी तरह एक बंद कायनात के आखिरी सेकंड के 100वें हिस्से के बारे में भी शदीद बेयकीनी है। ये वही पर्दा है जिसका जिक्र हमने पहली गुफ्तगू में किया था, जहां हमारी साइंस की हद आ जाती है। वही पर्दा है जब दर्जा हरारत 10 टू द पावर 32 केल्विन तक पहुंचेगा, चाहे बिग बैंग में हो या बिग क्रंच में, कशिश यानी ग्रेविटी इतनी शदीद हो जाएगी कि हमें उसे बयान करने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल रिलेटिविटी को मिलाना पड़ेगा, यानी क्वांटम ग्रेविटी। और हमारे पास आज तक ऐसी कोई थ्योरी नहीं है। हम नहीं जानते, हमारी फिजिक्स वहां टूट जाती है। तो कोई नहीं जानता कि उस नुक्ते पर क्या होता है। क्या कायनात वाकई एक नुक्ते में सिकुड़ जाती है या कोई नामालूम फिजिक्स उसे दोबारा बाउंस करने पर मजबूर करती है? हम नहीं जानते। और इसके अलावा भी तो एक बहुत बड़ा मफरूज़ा है जिस पर ये दोनों कहानियां टिकी हुई हैं। हाँ, और ये सबसे बड़ा मफरूज़ा है। हम ये मानकर चल रहे हैं कि कायनात बड़े पैमाने पर मुकम्मल तौर पर यकसा और हम आहंग है, कि वो हर जगह और हर सिमत में एक जैसी है। जी, अगर ये मफरूज़ा, जो कि सिर्फ एक मफरूज़ा है, गलत निकला तो ये पूरी कहानी बदल सकती है। कैसे? क्या पता कायनात के कुछ हिस्से सिकुड़ रहे हों जबकि दूसरे फैल रहे हों, या शायद इसका ढांचा हमारी सोच से कहीं ज़्यादा पेचीदा हो। इसलिए ये दोनों मंजरनामे स्टैंडर्ड मॉडल की सादा तरीन तस्वीर पर मबनी है। हकीकत इससे कहीं ज़्यादा अजीब हो सकती है। हम वक्त के समंदर में एक मुख्तसर से लम्हे के लिए मौजूद मखलूत तुम्हारी आग भरी पैदाइश का नज़ारा करते हैं और तुम्हारी इस गैर यकीनी तकदीर पर गौर करते हैं। हमने तुम्हारे सामने दो रास्ते देखे हैं। एक, हमेशा की सर्द गहरी तारीकी में लामतनाही फैलाव का रास्ता जो तन्हाई पर ख़त्म होता है, या फिर एक आग भरा शानदार खात्मा और शायद एक नया जन्म जो खुद भी एक नामुकम्मल ख्वाब लगता है। और हमारी ये सारी समझ इस माद्दा पर मबनी थी जिसे हम अपनी दूरबीनों से देख सकते थे, और उन कुव्वतों पर जिसे हम जानते थे। लेकिन वाइनबर्ग की किताब लिखे जाने के वक्त भी पर्दे के पीछे से मजीद कुछ होने के इशारे मिल रहे थे, जैसे कि मिसाल के तौर पर डार्क मैटर का मामला। किताब के बाद के एडिशंस में वाइनबर्ग ने जिक्र किया कि शायद कायनात का फैसला वो माद्दा करेगा जो हमें नज़र ही नहीं आता। अच्छा, शायद ये बड़े न्यूट्रिनोज की शक्ल में हो जो हर जगह मौजूद है लेकिन हम उन्हें महसूस नहीं कर सकते। अगर इनका मामूली सा भी वजन हुआ तो इनकी मजमूई कशिश शक्ल कायनात को खुली से बंद हालत में ले जाने के लिए काफ़ी हो सकती है। तो ये वो नामालूम मुतगय्यर है जो पूरे मुकदमे का रुख बदल सकता है। बिल्कुल, और ये जुस्तजू आज भी पहले से कहीं ज़्यादा शिद्दत के साथ जारी है। कायनात की तारीख के इस 8 हिस्सों पर मुश्तमिल सफ़र में हमारे साथ जुड़ने का शुक्रिया। हमने पहले 3 मिनट की आग से लेकर कायनात के मुमकिना सर्द या गर्म अंजाम तक का सफ़र तय किया। हमने देखा कि किस तरह साइंस हमें वक्त के आगाज़ तक ले जाती है, लेकिन साथ ही हमें बड़ी आजिज़ी के साथ हमारी अपनी हुदूद का एहसास भी दिलाती है। और ये हमें याद दिलाता है कि इल्म का सफ़र कभी ख़त्म नहीं होता। हर जवाब अपने साथ दर्जनों नए और ज़्यादा गहरे सवालात लाता है। कायनात की किताब का आखिरी बाब शायद कभी ना लिखा जाए, शायद कभी नहीं।
और इसी के साथ हम आज की गुफ्तगू खत्म करते हैं, लेकिन आपको एक आखिरी सवाल के साथ छोड़कर जाते हैं। आपके ख्याल में कायनात का अंजाम क्या होगा? एक सर्द, खामोश तन्हाई या एक आग भरा शानदार तसादुह?